और लेकिन वो किस तरह इसे छीनेगा, वो कर्नल मोहन तो वज़ीर-ए-आज़म को इत्तला दे चुका होगा। और मादाम रेखा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो मुझे नहीं मालूम मादाम, लेकिन बहरहाल वो वहीं गए हैं और उन्होंने इंचार्ज रघुनाथ को भी कुछ नहीं बताया। ये तो चूंकि मैंने कॉल कैच कर ली थी इसीलिए मुझे असल बात का इल्म हो गया है। और दूसरी तरफ से कहा गया ओके ओवर एंड ऑल, मादाम रेखा ने कहा। इसके साथ उसने तेजी से ट्रांसमीटर ऑफ करके इस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो मादाम रेखा कॉलिंग ओवर। मादाम रेखा ने कॉल देनी शुरू कर दी। उसके अंदाज में तेजी थी। यस मादाम सपाटे अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सबाटे फ़ौरन हेलीकॉप्टर में 4 मुसल्लह अफराद के जिनके पास मिसाइल गने, बम, मशीन गने और दूसरा असलहा हो मेरे हट पर भेज दो। फ़ौरन देर मत करना। पायलट को बता देना कि हमने बसराम पहाड़ी के कम में जशीरा गांव के पास पहुंचना है। समझ गए हो ओवर। मादाम रेखा ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा, यस मादाम मैं भी भिजवा देता हूँ ओवर। दूसरी तरफ से सबाटे ने जवाब दिया और मादाम रेखा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अवकाश अगर शागल बदमाशी पर उतर आया है कि वो क्रेडिट कर्नल मोहन से छीन कर खुद ले ले तो फिर हम भी ये काम कर सकते हैं। हम भी क्रेडिट उससे छीन लेंगे। और मादाम रेखा ने कहा। तेजी से हट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कशी भी सार हिलाती हुई कुर्सी से उठकर उसके पीछे लपकी और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक नीले रंग के बड़े हेलीकॉप्टर में सवार तेजी से जशीरा गांव की तरफ उड़ी चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर में पायलट, मादाम रेखा और काशी के अलावा 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। और हेलीकॉप्टर के एक भी हिस्से में 2 बड़े बड़े स्याह रंग के थैले भी मौजूद थे। वो मकान जिसमें इमरान और उसके साथियों को रखा गया है उसकी निशानदही किस तरह होगी। काशी ने मादाम रेखा से मुहातिब होकर कहा, वो जशीरा गांव से हटकर अलहदा बना हुआ है। हेलीकॉप्टर उसे आसानी से चक्कर लेगा। मादाम रेखा ने जवाब देते हुए कहा। हेलीकॉप्टर एक लंबा चक्कर काटकर जशीरा गांव की तरफ बढ़ा चला जा रहा था क्योंकि वो पहाड़ियों के ऊपर से ना गुजर सकते थे, वरना हदायत के मुताबिक उनका हेलीकॉप्टर किसी भी पहाड़ी पर बनी हुई एक चेक पोस्ट से उन्हें किसी बगैर वार्निंग के मार गिराया जाता। अभी उनका हेलीकॉप्टर कुछ दूर ही गया होगा कि उन्हें दूर से 2 हेलीकॉप्टर उड़ते अपनी तरफ आते दिखाई दिए। दोनों हेलीकॉप्टर आगे पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। ये किसके हेलीकॉप्टर है? मादाम रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा और इसके साथ उसने हुक से लटकी हुई एक ताकतवर दूरबीन निकाली और उसे आंखों से लगा लिया। अरे ये तो सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर हैं दोनों ही। ओ इसका मतलब है कि शागल अपने मिशन में कामयाब होकर वापस भी आ रहा है। रेखा ने चीखते हुए कहा। फिर तो हमारा जाना ही फजूल है, काशी ने मुंह बनाते हुए कहा। और मादाम रेखा ने भी इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ उसने आंखों से दूरबीन हटाई और उसे वापस हुक में लटका दी। उसके चेहरे पर भी मायूसी के तासुरात उभर आए थे। अब तो वहाँ वाकई जाना फजूल है, रेखा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सीक्रेट सर्विस के दोनों हेलीकॉप्टर करीब आ गए थे। जब वो दोनों यके बाद दिख उन हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरे तो रेखा ने आगे वाले हेलीकॉप्टर में बैठे हुए शागल को देख लिया। इस हेलीकॉप्टर में इसके अलावा दूसरे साथी भी मौजूद थे, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ अकेला पायलट था। दोनों हेलीकॉप्टर तेजी से इनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ते चले गए। शागल ने मुड़कर मादाम रेखा की तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। और शागल नाकाम जा रहा है, रेखा ने तेज लहजे में कहा। वो कैसे? काशी ने हैरान होकर पूछा। मैं उसके तासुरात अच्छी तरह पहचानती हूँ। अगर ये इमरान और उसके साथियों की लाशें ले जा रहा होता तो उसके चेहरे के तासुरात कुछ और टाइप के होते। मादाम रेखा ने कहा और काशी ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है, काशी ने तायद करते हुए कहा। इसका मतलब है कि कर्नल मोहन ने न सिर्फ इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर दिया है बल्कि उसने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी इत्तला कर दी होगी, इसलिए तो सारा शागल का मंसूबा हाथ में मिल गया होगा। रेखा ने उसी तरह मसरत भरे लहजे में कहा जैसे शागल की नाकामी से उसे दिली मसरत हो रही हो। अब क्या करना है मादाम? क्या वापस जाना है? पायलट ने पूछा। अरे नहीं, अब मैं जाकर कर्नल मोहन को बाकायदा मुबारकबाद दूंगी। चले चलो, रेखा ने कहा और पायलट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो बसराम पहाड़ी के कम में वाकई जशीरा गांव पहुंच गए। हेलीकॉप्टर और ज्यादा बुलंदी पर ले जाओ ताकि मैं इस मकान को मार कर सकूं, रेखा ने पायलट से कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया और हेलीकॉप्टर को और ज्यादा बुलंदी पर ले जाने लगा। फिर काफी बुलंदी पर पहुंचकर उसने हेलीकॉप्टर को मुअल्लक कर दिया और रेखा ने एक बार फिर ताकतवर दूरबीन आंखों से लगाई और गौर से नीचे की तरफ झुककर उसने मकान को तलाश करना शुरू कर दिया। अरे ये क्या? ओ ये यकीनन इमरान और उसके साथी हैं। ओ बिल्कुल ये इमरान का ही कदोकामत है। अचानक रेखा की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। इमरान और उसके साथी एक भी सीट पर बैठी हुई। काशी ने हैरत भरी लहजे में कहा। हाँ मैंने मुख्तलिफ सिमतों से आदमियों को इस मकान की तरफ बढ़ते देखा है और जो आदमी खास तौर पर फोकस में था उसका कदोकामत बिल्कुल इमरान जैसा था। हालांकि शक्ल फासले की वजह से साफ नजर नहीं आई, लेकिन मैं उसके चलने का अंदाज पहचानती हूँ, वो यकीनन इमरान था। रेखा ने कहा। तो इस मकान में अब गए हैं, इसका मतलब है कि शागल को उन्होंने चक्कर देकर वापस भेज दिया है और कर्नल मोहन भी उनके कब्जे में है, वरना इस तरह आज़ादी से ना घूम फिर रहे होते। इस पर काशी ने तेज लहजे में कहा। तो फिर मादाम, पायलट ने मादाम की तरफ देखते हुए कहा। तुम सब मिसाइल गने थैलों से निकालो और पोजीशनें ले लो। तुम्हारा टारगेट ये मकान होगा। जैसे ही मैं इशारा करूँ तुमने मकान पर मिसाइल फायर कर देने हैं। मादाम रेखा ने तेज लहजे में एक तरफ बैठे हुए चारों अफराद से कहा और वो सब उसकी हिदायत पर अमल करने में मसरूफ हो गए। और तुम हेलीकॉप्टर को आगे ले जाओ और इतनी बुलंदी पर रखो कि इस मकान के ऊपर से गुजरो तो मकान मिसाइल गन की रेंज में आए, लेकिन नीचे से हेलीकॉप्टर को हिट ना किया जा सके। रेखा ने इस पर पायलट से मुहातिब होकर कहा। यस मादाम, पायलट ने कहा और इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाया और फिर उसे गोता देते हुए पहाड़ी चट्टानों के दरमियान बने हुए बिल्कुल अलग थलग मकान की तरफ ले जाने लगा। चारों अफरादों ने मिसाइल गन्ने हाथों में ले ली और इनमें मैगजीन फिल कर ली। हेलीकॉप्टर तेजी से इस मकान की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और लम्हा ब लम्हा उसकी बुलंदी कम होती जा रही थी। चारों अफराद हेलीकॉप्टर की एक भी खिड़कियों में मिसाइल गन्ने लेकर जम गए थे। रेखा और हक्काशी दोनों के चेहरों पर अजीब सा जोश था। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर इस मकान से जरा से फासले पर रह गया और बुलंदी भी इतनी रह गई कि मिसाइल फायर हो सके, रेखा चीखी, मकान का निशाना लेकर फायर करो, रेखा ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही स्टिक स्टिक की आवाज़ें उभरी और मिसाइल गनों से निकलने वाले मिसाइल बिजली की सी तेजी से सीधे इस मकान की तरफ बढ़े। हेलीकॉप्टर एक झटके से आगे बढ़ता चला गया। दूसरी लम्हे के बाद दीगरे 4 मिसाइल इस मकान से जाकर टकराए और फिर इंतहाई खौफनाक धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। मकान के पुर्जे उड़ गए थे। हेलीकॉप्टर अब मकान से काफी आगे निकल गया था।
हेलीकॉप्टर को वापस ले चलो और दोबारा मिसाइल फायर करो, रेखा ने मुसरत भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। और पायलट ने हेलीकॉप्टर को मोड़ना शुरू ही किया था कि अचानक दूर से एक शोला सा चमका और इसके साथ ही पायलट ने बिजली की सी तेजी से एक झटके से हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाया और दूसरे लम्हे एक मिसाइल हेलीकॉप्टर के बिल्कुल नीचे से गुजर किया। अगर पायलट को एक लम्हे की भी देर हो जाती तो हेलीकॉप्टर इस मिसाइल से टकराकर फिजा में ही तबाह हो चुका होता। ओ ये क्या हो रहा है? मादाम रेखा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। हम पर एक चेक पोस्ट से मिसाइल फायरिंग हो रही है, पायलट ने भी खौफजदा लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने एक बार फिर हेलीकॉप्टर को अचानक एक झटके से गोता दी और दूसरे लम्हे एक और मिसाइल हेलीकॉप्टर के ऊपर से निकल गया। इस पर वो बाल बाल बचे थे। भागो निकल चलो, हेलीकॉप्टर तबाह हो जाएगा और हम मारे जाएंगे, मादाम रेखा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। और पायलट ने इस बार इंतहाई महारत से हेलीकॉप्टर की रफ्तार तेज की और इसके साथ उसने हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ एक लंबा गोता दिया, फिर पहाड़ियों के बिल्कुल करीब ले जाकर वो उसे इंतहाई महाराना अंदाज में उड़ाता हुआ वापस इस तरफ को बढ़ता चला गया जिस तरफ से वो आया था। मादाम रेखा और काशी दोनों के चेहरे खौफ से जर्द पड़े हुए थे और वो बार बार मुड़कर खौफजदा अंदाज में इस तरफ देख रही थी जिधर से मिसाइल उन पर फायर हो रहे थे। अब हम पर मिसाइल फायर नहीं हो सकता मादाम, हम ऊंची परवाज कर रहे हैं, पायलट ने कहा। तो मादाम के चेहरे पर कदरे इत्मीनान की तासुरात उभर आए। ओ तुम वाकई माहिर हो, अगर तुम महारत का मुजाहिरा ना करते तो हमारा हाथ में यकीनी था, मादाम रेखा ने कहा। तो पायलट बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। मादाम मैं जंगी पायलट हो रही, हेलीकॉप्टर कोई जंगी हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन है इसी अंदाज का, इसीलिए हम बच निकले हैं, वरना इन मिसाइलों से बचना तकरीबन नामुमकिन होता है, पायलट ने जवाब दिया। और मादाम रेखा ने इस बात में सर हिला दिया। मादाम अब इमरान और उसके साथियों की लाशों का क्या होगा? वो तो इस मकान की तबाही के साथ ही खत्म हो गए होंगे, क्यों ना हम हेलीकॉप्टर यहीं उतार कर इनकी लाशों को उठा लें, काशी ने कहा। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं रहा। अब अगर हमने ऐसा किया तो हमारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। ये इलाका कर्नल मोहन की तहवील में है और उनकी चेक पोस्ट ने हमें मार कर लिया है। अब हमारी बचत इसी में है कि हम यहाँ से निकल जाएं। बाद में इनकार किया जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो फिर हमें कोर्ट मार्शल से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर दोनों ने इस बार इंतहाई सख्ती से तंबीह की थी कि कोई एजेंसी दूसरे के इलाके में मुदाखलत ना करे, वरना इसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। शागल भी शायद इसलिए वापस चला गया है कि उसे चेक कर लिया गया होगा। अब मजबूरी है कि क्रेडिट बहरहाल कर्नल मोहन को ही मिलेगा। असल बात तो इस खतरनाक है जिनका हाथ में और काफिरिस्तान का मफाद है, क्रेडिट कोई भी ले जाए, मादाम रेखा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और काशी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने आंखें खोली तो उसके साथ उसके जिस्म में दर्द की तेज लहर सी दौड़ती चली गई। उसके जहन पर छाई हुई तारीकी अब तेजी से चढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही उसके जहन में वो सब मंजर फिल्म की तरह चल पड़ा जो जहन तारीख होने से पहले उसके लाशौर में महफूज था। और इसके साथ ही इमरान के शौर एक झटके से बेदार हो गया। उसने पूरी तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की। लेटे रहे इमरान साहब, अब जख्मी है, शुक्र आपको होश आ गया, मैं तो आपकी हालत देखकर बेहद परेशान हो रहा था। अचानक धीरज सिंह की आवाज़ सुनाई दी और इमरान उठने का इरादा तर करके चौंक कर गर्दन मोड़ी तो धीरज सिंह उसके साथ ही खड़ा था। इमरान इस वक्त एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके जिस्म पर कई कई जगह पट्टियां बंधी हुई थी। उसने तेजी से गर्दन मोड़ी और दूसरे लम्हे उसके हलक से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गई। वो इस वक्त एक खासे बड़े कमरे में थे, उनके साथ ही बिस्तरों पर इसके साथ ही भी लेटे हुए थे। वो डॉक्टर इन्हें इंजेक्शन लगाने में मसरूफ थे। इन दोनों के जिस्मों पर चूंकि सफ़ेद ओवरऑल थे, इसलिए इमरान उन्हें देखते ही पहचान गया था कि वो डॉक्टर हैं। उनके बिस्तरों के साथ ही ग्लूकोज की बोतलों के थैले भी स्टैंड्स पर मौजूद थे और उस कमरे की पोजीशन बता रही थी कि वो इस वक्त बाकायदा किसी अस्पताल में मौजूद हैं। ओ ये हम कहाँ हैं? क्या किसी अस्पताल में हैं? वो तो इस मकान की छत धमाकों से हम पर गिरी थी, इसके बाद हमें होश ना रहा था। इमरान ने होश जमाते हुए कहा। जी हाँ, आप इस वक्त हमारे खसूसी खुफिया अस्पताल में हैं। मैं आपको तफसील बताता हूँ। आपको इस क्रैक के दहाने पर छोड़कर मैं वापस दलीप सिंह की हवेली में चला आया। मैं वहाँ इसीलिए रुक गया था कि हो सकता है कि आपको मेरी फिर जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैंने एक पहाड़ी पर अपना चेकिंग स्पॉट बनाया हुआ था। दलीप सिंह शिकारी है, इसलिए इसके पास इंतहाई ताकतवर दूरबीन थी जो मैंने उससे ले ली थी। फिर इस दूरबीन की मदद से मैंने चेक कर लिया कि आपको बेहोशी के आलम में चंद फौजियों ने कंधों पर उठाया हुआ था और वो आपको लहदा बने हुए एक मकान में ले गए। इसके बाद एक फौजी मर्द और औरत भी इस मकान में गए। मैं समझ गया कि आप उनके हाथ लग गए हैं और अब आपको उनसे जबरन हासिल करना होगा। चुनाचे में वहाँ से फौरी तौर पर वापस दलीप सिंह की हवेली में पहुंचा। दलीप सिंह अपने किसी जाती काम की वजह से काफिरिस्तान चला गया था, लेकिन उसके शिकारी ग्रुप में एक आदमी राजा मेरा दोस्त था। मैंने उसको सारी बात बताई तो वो फौरन मदद के लिए तैयार हो गया। उसने गांव में से 10 ऐसे आदमी बुलवा लिए जो दर पर दर मशवारियों की हमायत करते थे। चुनाचे इन इंतजामात के बाद हम मुसल्लह होकर और खुफिया रास्तों से जब इस मकान के करीब पहुंचे तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि आप अपने साथियों समेत पहाड़ी चट्टानों से निकलकर इस मकान की तरफ बढ़े थे। आपको जिंदा देखकर और इस तरह एक्शन में देखकर मैंने सारी कार्रवाई रोक दी, लेकिन मैंने राजा और इसके साथियों को वापस जाने से रोक दिया क्योंकि आपका मकान के अंदर जाने का अंदाज बता रहा था कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल था कि शायद आपको फिर मेरी और राजा के आदमी की जरूरत पड़ जाए, इसलिए हम रुक गए। फिर आपके अंदर जाते ही हमने एक हेलीकॉप्टर को काफ़ी बुलंदी पर उड़ते हुए मकान की तरफ बढ़ते देखा। वो हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर था, लेकिन मकान की तरफ बढ़ते हुए इसका अंदाज जा रहा ना था। यूँ लग रहा था जैसे वो मकान पर हमला करना चाहता हो। और फिर वही हुआ। हमारे देखते ही देखते इस हेलीकॉप्टर से इस मकान पर मिसाइल फायर किए गए और मकान तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर वापस मुड़ने लगा तो बसराम पहाड़ी की तरफ से इस पर एक के बाद दीगर 2 मिसाइल फायर किए गए, लेकिन पायलट ने हेलीकॉप्टर को इंतहाई महारत से बचा लिया। लेकिन उसके साथ ही वो नीचे प्रवास करता हुआ वापस इसी तरफ को चला गया जिधर से आया। तो उसके जाते ही मैं राजा और उसके साथियों के साथ बिजली किसी तेजी से पहाड़ी से उतरकर इस तबाहशुदा मकान की तरफ भागे। और फिर थोड़ी सी जदोजहद के बाद हमने एक तहखाने में आपको और आपके साथियों को शदीद जख्मी हालत में पड़े चेक कर लिया। इस तहखाने की छत पूरी तरह ना गिरी थी, जबकि ऊपर मौजूद तमाम मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। अलबत्ता इस तहखाने की छत में फौलादी सरिये का ढांचा एक तरफ से बदस्तूर कायम था। बहरहाल थोड़ी सी जदोजहद के बाद हमने रास्ता निकाल लिया और फिर आपको और आपके साथियों को वहाँ से निकाल लिया गया। वहाँ दीवार के साथ ही वही फौजी मर्द और औरत भी जख्मी हालत में बंधे हुए नजर आए, लेकिन उन्हें खोलने में वक्त लगना था और जाहिर है वो आपके दुश्मन ही होंगे। और फिर इधर हमें फौजियों की आमद का भी खतरा था, अगर वो आगे तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसलिए हम आपको और आपके साथियों को वहाँ से निकाल कर तेजी से वापस गाँव की तरफ भागे।
राजा इस दौरान एक बड़ी जीप को हवेली से बाहर निकाल लाया था जिसमें हम यहाँ पहुंचे थे। फिर आपको इस जीप में लाद कर हम फौरन वहाँ से निकल पड़े। जशेरा गांव से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है रहमत नगर, वहाँ बुश्तबारियों का खुफिया अस्पताल है और राजा उसे जानता था। फिर राजा हम आपको वहाँ से यहाँ ले आए। राजा को जब आपकी असलियत का इल्म हुआ तो उसने बताया कि वो भी मुश्तबारी मुजाहिदीन के खुफिया ग्रुप से मुतलिक है और वो आपके बारे में जानता था। जो राजा उसने इस अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत की और फिर आप और आपके साथियों का फौरी तौर पर इलाज शुरू हो गया और अब तकरीबन 8 घंटों बाद आप होश में आए हैं। राजा को मैंने वापस भेज दिया था ताकि वो वहाँ की सूरत हाल के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर सके। आप सब जख्मी ज़रूर हैं लेकिन बहरहाल कोई शदीद चोट आप में से किसी को नहीं आई। आप सबके सरों पर हांसी चोटें आई थी इसलिए आप सब बेहोश थे। देरा सिंह ने तफसील बताते हुए कहा, इस दौरान वो दोनों डॉक्टर भी इमरान के बेड के करीब आकर खड़े हो गए थे। आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगियां बचाई हैं। इमरान ने देरा सिंह और इन दोनों डॉक्टरों से मुखातिब होते हुए कहा, यह हमारा फ़र्ज़ था जनाब। राजा ने जब बताया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है तो यकीन कीजिए हम आपके इलाज की तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुए और अब आपको होश में देकर हमें बेहद मुसरत हो रही है। एक डॉक्टर ने जवाब दिया, शुक्रिया। मेरे साथियों की क्या पोजीशन है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तशवीश की कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद वो भी होश में आ जाएंगे। अलबत्ता आप सबको कम से कम एक हफ्ता आराम करना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यही एक लफ्ज़ हमारी किस्मत में नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौन सा लफ्ज़? डॉक्टर ने चौंक कर पूछा। आराम, इमरान ने जवाब दिया और दोनों डॉक्टरों के साथ धीरे सिंह भी हंस दिया। मैं अब राजा का पता कराता हूँ, उसे गए हुए काफ़ी वक्त हो गया है लेकिन अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। धीरे सिंह ने कहा, उनकी किस्मत में आराम नहीं है लेकिन आप तो आराम कर लें। इमरान साहब, जब से आप आए हैं ये नौजवान एक लम्हे के लिए भी आपके बिस्तर से नहीं हटा। इसके चेहरे पर इस कदर तशवीश थी कि हमें खतरा लाहक हो गया था कि कहीं इनका नर्वस ब्रेक डाउन न हो जाए। डॉक्टर ने धीरे सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओह बहुत शुक्रिया धीरे सिंह, तुम्हारी मोहब्बत का मैं सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। अब तुम आराम कर लो, राजा होती आ जाएगा। इमरान ने कहा, ओ नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए इंतहाई कीमती है और बाइस फ़ख्र भी। धीरे सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वापस चला गया। डॉक्टर भी इमरान को आराम करने का कहकर चले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके इसके सब साथी होश में आ गए और जब इमरान ने उन्हें सारी तफसील बताई तो वो धीरे सिंह की इस मोहब्बत और हुलूस से बेपनाह मुतासिर हुए। इमरान साहब, ये हेलीकॉप्टर शागल का भी हो सकता है, इसलिए यकीनन उसने हमें वापस जाते हुए चेक कर लिया होगा। सफदर ने कहा, जाहिर है, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? इमरान ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और धीरे सिंह एक मजबूत जिस्म के नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुआ। ये राजा है इमरान साहब, राजा, और ये राजा इमरान साहब हैं। धीरे सिंह ने इस नौजवान के इमरान से और इमरान के इस नौजवान से तारुफ कराते हुए कहा, आपको इस तरह होश में देकर मुझे हकीकतन दिली मुसरत हो रही है। आप तो मुश्तबारियों के हीरो हैं जनाब। मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मेरी आप जैसे अजीम इंसान से मुलाकात हो गई है। राजा ने इंतहाई पुरहुलूस लहजे में कहा और आगे बढ़कर इमरान के हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसके चेहरे पर वाकई दिली मुसरत और हुलूस का इजहार हो रहा था। तुम्हारा बेहद शुक्रिया राजा, तुम्हारी वजह से हम मौत के दलदल से निकल आने में कामयाब हो चुके हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। धीरे सिंह ने आपका तारुफ बाद में कराया, अगर ये मुझे पहले बता देता तो मैं आपको वहाँ के लिए कभी न जाने देता। राजा ने इंतहाई हुलूस पर लहजे में कहा और इमरान इसके हुलूस पर बेख्तियार मुस्कुराते। इमरान साहब, राजा हासिया हम खबरें लेकर आया है। धीरे सिंह ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। कौन सी खबरें? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। जनाब, वो फौजी मर्द और औरत जो आपके साथ दीवार से जंजीर से बंधे हुए थे, वो कर्नल मोहन और कैप्टन मोनिका थे। उन्हें फौजी ने आकर वहाँ से निकाला और वापस पहाड़ियों में ले गए। जनाब, वहाँ से ये मालूमात मिली है कि काफिरिस्तान के वज़ीर आज़म खुफिया तौर पर वहाँ पहुँचे हैं और अब वहाँ फौजियों की तादाद काफ़ी बढ़ा दी गई है। फौजी हेलीकॉप्टर फौजियों को लेकर मुसलसल उड़ रहे हैं। अब तो जशीरा गांव के इर्द गिर्द भी फौजियों ने चेक पोस्टें कायम कर ली हैं और एक एक आदमी और एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। उन्हें आपके और आपके साथियों की शिद्दत से तलाश है जनाब, और मुझे एक फौजी से पता चला है कि इस मकान पर मिसाइल फायर करने वाले इस हेलीकॉप्टर का पता चला लिया गया है। वो किसी मादाम रेखा का हेलीकॉप्टर है और इससे पहले 2 हेलीकॉप्टर भी वहाँ देखे गए हैं, जिनमें से एक तो नीचे नहीं उतरा था। वो काफिरिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेलीकॉप्टर थे। और जनाब, जो खास बात मैं मालूम करके आया हूँ वो ये है कि जिस क्रैक के दहाने पर धीरे सिंह आपको छोड़कर आया था, इस क्रैक के दहानों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। राजा ने तफसील बताते हुए कहा, मादाम रेखा के हेलीकॉप्टर ने इस मकान पर मिसाइल फायर किए। हैरत है वो यहाँ कैसे पहुँच गई? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे तो यही मालूम हुआ है, हो सकता है ये इत्तला गलत हो, बहरहाल इत्तला यही है। राजा ने जवाब देते हुए कहा, कर्नल मोहन और मोनिका की अब क्या हालत है? कुछ इनके बारे में मालूम हुआ है? इमरान ने कहा, वो जख्मी जरूर हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हुए, सुना है कि वो अब ठीक हैं। राजा ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा राजा, तुम इन इलाकों से बखूबी वाकिफ हो और अब हमने हर सूरत में वादी तरह नाम पहुँचना है और इस स्पेशल स्टोर को तबाह करना है जिसमें लाखों मशक्वारे मुसलमानों की हलाकत का सामान किया जा रहा है। इमरान ने कहा, मुझे धीरे सिंह ने सारी तफसील बता दी है जनाब, और मैं इस सिलसिले में काम भी किया है। मैं तो ये सोचकर काम किया था कि अगर आप जख्मी होने की वजह से ये मिशन सर अंजाम ना दे सकें तो फिर ये मिशन मैं सर अंजाम दूंगा। यहाँ आकर डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आप 1 हफ्ते बाद काम कर सकेंगे, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ जनाब, मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस सिलसिले में एक प्लानिंग की है। इस प्लानिंग के तहत हम पहाड़ी बसराम पर वाकई चेक पोस्ट पर कब्जा करेंगे और फिर वहाँ मौजूद मिसाइल गन की मदद से हम इस स्टोर पर मिसाइल फायर करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि हमें मालूम नहीं है कि वो स्टोर कहाँ है। राजा ने बड़े सादा से लहजे में कहा और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। ओ वेरी गुड, तुम्हारी प्लानिंग बेहद सादा और शानदार है, लेकिन मसला ये है कि तुम कह रहे हो कि फौजियों की तादाद बहुत बढ़ा दी गई है और चेकिंग भी इंतहाई सख्त है, जबकि वो चेक पोस्ट तो पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है? इमरान ने कहा, जनाब, एक रास्ता ऐसा है जिसका इल्म फौजियों को भी नहीं है। इस रास्ते का दहाना बसराम पहाड़ी से काफ़ी दूर शुमाल की तरफ एक पहाड़ी दर्रे से निकलता है और ये रास्ता बहरहाल बसराम पहाड़ी के आगाज़ पर जा निकलता है। वहाँ घना जंगल है, उस जंगल की वजह से हम ऊपर जा सकते हैं। राजा ने जवाब दिया, किस किस्म का रास्ता है? क्या इसी क्रैक की तरह का है जिसे अब बंद कर दिया गया है? यह खुला रास्ता है। इमरान ने कहा, तकरीबन वैसा ही है लेकिन कहीं कहीं खुली जगह भी आ जाती है, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है।
राजा ने जवाब देते हुए कहा, ओके ठीक है, तुम हमारे वहाँ पहुँचने के इंतजाम करो, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इमरान ने कहा, मगर इमरान साहब, डॉक्टर साहिबान के मुताबिक तो आपको 1 हफ्ता आराम करना होगा। राजा ने कहा, मैंने डॉक्टर साहब को पहले ही बता दिया है कि आराम का लफ्ज़ हमारे मुकद्दर में लिखा ही नहीं गया, और दूसरी बात यह है कि अब काफिरिस्तान के खौफनाक मिशन को मुकम्मल होने में शायद 1 हफ्ते का भी वक्त ना रहा होगा। ऐसा ना हो कि हम आराम ही करते रह जाएं और वो लोग पूरे मुश्तबार में क़यामत बर्पा कर दें। इसलिए अब हमें फौरी और फाइनल एक्शन करना है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, ये चेक पोस्ट से स्टोर को कैसे तबाह किया जाएगा? इसे तो खसूसी रेत से तबाह किया जा सकता है, इसकी रेंज तो इतनी नहीं है। साथ वाले बिस्तर पर मौजूद सफदर ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इसका एक और हाल मेरे जहन में आ गया है। हमें इस वादी में असल खतरा चारों तरफ मौजूद इन एक चेक पोस्ट से ही है। रेखा के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल फायरिंग से ये बात मालूम हो गई है कि वहाँ काफ़ी दूर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। इसलिए अगर हम एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लें तो वहाँ मौजूद मिसाइलों की मदद से हम बाकी तमाम चेक पोस्टों पर मिसाइल फायर करके उन्हें तबाह कर सकते हैं। अगर तमाम चेक पोस्टें तबाह हो जाएं तो काफिरिस्तानियों को मिलने वाला फ़िज़ाई शेल्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम वहाँ मौजूद मिसाइलों को वादी तनाम के चारों तरफ इस तरह फायर करेंगे कि हर तरफ आग ही आग फैल जाए। इस तरह को बेशुमार काफिरिस्तानी फौजी हलाक हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल इस तफरे में हम असल मिशन मुकम्मल कर लेंगे। इमरान ने कहा, और इमरान साहब, आपने वाकई बेहतरीन तजवीज़ सोची है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने चीफ को कॉल करके पूरे मुश्तबार में फैले हुए मुजाहिदीन को यहाँ तलब कर लूँ, फिर हम चारों तरफ से वहाँ मौजूद फौजियों पर फायर खोल देंगे। राजा ने खुश होते हुए कहा, नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमने अब फौरी काम करना है। बस तुम इतना करो कि हम सबके लिए फौजी यूनिफॉर्म्स मुहैया कर दो, जो उसका मैं बताऊँ वो भी हमें मुहैया कर दो। इसके बाद हमें खुफिया रास्ते के दहाने तक पहुँचा दो, बाकी काम हम कर लेंगे। इमरान ने कहा, ठीक है जनाब, जैसे आपको हुक्म। बहरहाल मैं इस मिशन पर आपके साथ रहूँगा, ये मेरी दरख्वास्त है। राजा ने कहा, ओके, तुम्हारे साथ साथ धीरज सिंह भी अब हमारे साथ रहेगा। तुम फ़ौरन इंतजाम करो ताकि हम जल्द से जल्द इस मिशन को मुकम्मल कर सकें। अब एक एक लम्हा कीमती है। इमरान ने कहा, और राजा ने इस बात में सर हिला दिया। एक बड़े कमरे में मौजूद कुर्सियों पर कर्नल मोहन, कैप्टन मोनिका, शागल, मादाम रेखा और कर्नल दास बैठे हुए थे। कुर्सी खाली थी। कर्नल मोहन और मोनिका दोनों के सारों जिस्मों पर मुख्तलिफ जगहों पर बैंडेज की हुई साफ दिखाई दे रही थी। कमरे की राहदारी के साथ नीले रंग की यूनिफॉर्म्स में मलबूस 10 अफराद हाथों में मशीन गनें उठाए खड़े थे। उनकी यूनिफॉर्म्स पर प्राइम मिनिस्टर हाउस सिक्योरिटी के मखसूस बैजेस लगे हुए थे। शागल और मादाम रेखा दोनों होंठ बेचे खामोश बैठे हुए थे, जबकि कर्नल मोहन और मोनिका दोनों बार बार शागल और रेखा की तरह देख रहे थे, जैसे उनका बस न चल रहा हो कि वो उन्हें गोली से उड़ा दें। ये मीटिंग वाजा पहाड़ियों पर हो रही थी और वज़ीर आज़म साहब के खसूसी अहकामात पर यह मीटिंग कॉल की गई थी। कर्नल मोहन ने होश में आते ही वज़ीर आज़म से ट्रांसमीटर पर बात की थी और वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर न सिर्फ ये मीटिंग कॉल कर ली थी, बल्कि वो खुद भी यहाँ पहुँच गए थे। उनके साथ 2 हेलीकॉप्टरों में प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के अफराद भी आए थे और ये वही नीले रंग की यूनिफॉर्म्स वाले अफराद थे जिस वक्त इस कमरे में मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब के साथ सिक्योरिटी के अफराद के अलावा भी कुछ और लोग आए थे। वज़ीर आज़म इन अफराद के साथ इस वक्त वाजा पहाड़ियों के चक्कर में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वज़ीर आज़म अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर गुस्से के तासुरात नुमाए थे, लेकिन वो अंदर अकेले ही आए थे। उनके अंदर आते ही कुर्सियों पर बैठे हुए सब अफराद एक झटके से खड़े हो गए। कर्नल मोहन, कैप्टन मोनिका और कर्नल दास ने उन्हें फौजी अंदाज में सल्यूट की, जबकि शागल और रेखा ने सिर्फ सलाम करने पर ही इत्तफाक किया था। बैठे वज़ीर आज़म ने सख्त लहजे में कहा, फिर खाली कुर्सी पर वो खुद बैठ गए। उनके बैठते ही कर्नल मोहन समेत सब अफराद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने तमाम हालात मालूम कर लिए हैं। मेरे साथ जो माहिरीन आए हैं उन्होंने इंतहाई माहिराना अंदाज में सारी बात मालूम कर ली है, और उसके मुताबिक ये बात अब हतमी तौर पर मालूम हो चुकी है कि पहले सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल ने कर्नल मोहन और कैप्टन मोनिका के हाथों से इस शिकार को छीनने की कोशिश की, लेकिन फिर नामालूमात वजूहात के बिना पर वो वापस चले गए। इसके बाद मादाम रेखा ने इस मकान पर रेड किया और उन्होंने मिसाइल फायर करके इस मकान को ही तबाह कर दिया, जबकि कर्नल मोहन और कैप्टन मोनिका भी इस वक्त अंदर थे। इस तरह शागल और मादाम रेखा दोनों ने इंतहाई सख्त हदायत की खिलाफ वर्जी की है। मेरी सदर ममलिकत से ट्रांसमीटर पर बात हो गई है। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये था कि इन दोनों का फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल कराया जाए और इन्हें सख्त तरीन सजा दी जाए, लेकिन सदर साहब के ख्याल के मुताबिक कोर्ट मार्शल करना मोहन और मोनिका के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सख्त हदायत को नज़रअंदाज करते हुए इमरान और उसके साथियों को फौरी तौर पर मौत की घाट उतारने की बजाय उनको सिर्फ बेहोश करने पर इक्तफा किया था। चूँकि ये दोनों इन्हें बेहोश कर लेने में कामयाब हो गए थे। अब चूँकि मुल्क की 3 अहम एजेंसियाँ कोर्ट मार्शल की ज़ात में आ रही हैं, इसलिए मैंने सदर साहब के मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि आपको एक और चांस दिया जाए और कोर्ट मार्शल के बजाय लास्ट और फाइनल वार्निंग दे दी जाए। चुनांचे मैं अब बहैसियत वज़ीर आज़म आपको लास्ट और फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ कि अब अगर हदायत की मामूली सी खिलाफ वर्जी भी की गई तो इंतहाई सख्त तरीन सजा देने से भी तरह नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सर्द लहजे में कहा, हम वादा करते हैं जनाब कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। शागल ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात फैल गए थे। हालांकि पहले उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। मैं भी वादा करती हूँ जनाब कि आइंदा मैं कोई कोताही नहीं करूँगी। मादाम रेखा ने सर झुकाते हुए कहा, जनाब हमने इमरान और उसके साथियों को इसलिए बेहोश किया था कि हम उनकी मुकम्मल शनाख्त कर लेना चाहते थे, क्योंकि पहले भी उनकी लाशें जाली साबित हुई थी। कर्नल मोहन ने कहा, कर्नल मोहन किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। जिस तरह शागल और रेखा ने खुले अल्फाज में माफ़ी मांगी है, आपको और कैप्टन मोनिका को भी इसी तरह खुले अल्फाज में माफ़ी मांगनी होगी, ताकि इस मामले को यहीं खत्म करके हम आइंदा की सूरत हाल के बारे में बात कर सकें। वज़ीर आज़म ने खुश्क लहजे में कहा, आई एम सॉरी जनाब, वाकई मुझसे गलती हो गई है, मुझे इन्हें फौरी हलाक कर देना चाहिए था। कर्नल मोहन ने फ़ौरन ही माफ़ी मांगते हुए कहा, आप क्या कहते हैं कैप्टन मोनिका? वज़ीर आज़म ने मोनिका से मुखातिब होकर कहा, मैं माजरत हूँ जनाब। मोनिका ने कहा, ओके, अब इस मामले को ख़त्म ही समझा जाए। अब हमने आइंदा के लिए बात करनी है। इस वक्त जो पोजीशन सामने है, इसके मुताबिक स्पेशल स्टोर में मौजूद असलहे को 3 रोज़ बाद मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम किया जा सकता है। 3 रोज़ से पहले अगर ऐसा किया गया तो सारा मिशन नाकाम हो जाएगा। और ये बात भी सामने है कि इमरान और उसके साथियों की हमायत में यहाँ कोई तंजीम बाकायदा काम कर रही है, और वो तंजीम इस कदर ताकतवर है कि पहले इमरान के साथियों को ऐन वादी से वो लोग ज़ख्मी हालत में उठाकर ले गए और आज तक इस रास्ते का इल्म नहीं हो सका।
और अब जबकि मादाम रेखा ने मिसाइल फायर करके मकान तबाह किया तो वो लोग इन्हें वहाँ से भी निकाल कर ले गए और अब तक बावजूद कोशिश की उनका सुराग नहीं लगा। हालांकि जहाँ से उन्हें ले जाया गया था वहाँ से ऐसे शवाहिद मिले हैं कि वो लोग अगर हलाक नहीं हुए तो बहरहाल जख्मी ज़रूर हुए हैं और यहाँ करीब कोई अस्पताल भी नहीं है। मैंने वहाँ जो चेकिंग की है इसमें ये बात साबित होती है कि इमरान और उसके साथियों की पुष्ट पर कोई इंतहाई बावसाइल और ताकतवर तंजीम काम कर रही है। अब असल मसला सिर्फ 3 रोज़ तक स्पेशल स्टोर की हिफाजत का है, इसलिए मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आप चारों इन 3 दिनों में बुआजा पहाड़ियों के एक चप्पे की निगरानी करेंगे। एक ऐसे रास्ते या ट्रैक जिसका इल्म अब तक हमें ना हो, इनको तलाश करके फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। इमरान और उसके साथी अगर हलाक नहीं हुए या शदीद जख्मी भी नहीं हुए तो लाजमन वो इन 3 रोज़ के अंदर अंदर इस स्टोर पर हर सूरत में हमला करेंगे और हमने हर सूरत में स्टोर की हिफाजत करनी है। वज़ीर आज़म ने तेज़ लहजे में कहा। ये सर आपकी बात दुरुस्त है, कर्नल मोहन ने कहा। मेरा ख्याल है जनाब कि हमें फ़ौज के एक पूरा दस्ता वादी तन्नाम में रखना चाहिए ताकि अगर किसी तरह भी वो वादी में पहुंच जाए तो उनके हाथ में यकीनी तौर पर किया जा सके। मोनिका ने कहा नहीं, इस तरह वो लोग फौजी यूनिफॉर्म्स पहनकर इनमें शामिल हो जाएंगे। वादी को खाली रखा जाए और इसकी निगरानी की जाए। इसके साथ साथ चारों तरफ पहाड़ियों के चप्पे चप्पे पर फौजी फैला दी जाए। अगर कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर इन पहाड़ियों की तरफ आता दिखाई दे तो उसे बगैर वार्निंग के उड़ा दी जाए और इन 3 दिनों में कोई एजेंसी भी अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल ना करेगी। मैं ऑर्डर दे देता हूँ कि मजीद फौज पूरी तौर पर यहाँ पहुँच जाएगी और वो इन पहाड़ियों को चारों तरफ से कवर करेगी। इन्हें दूर दूर तक फैला दी जाए। शनाख्त के बगैर किसी भी आदमी को किसी भी सूरत में कदम भी आगे ना आने दिया जाए और अगर कोई सिलसिले में इसरार करे तो उसे गोली से उड़ा दी जाए। किसी का भी लिहाज ना किया जाए किसी भी सूरत में। और आप चारों आखिरी वार्निंग के तौर पर सुन लेंगे, अगर स्पेशल स्टोर तबाह हो गया तो आप चारों इसके मुश्तरका जिम्मेदार होंगे और आप चारों का कोर्ट मार्शल होगा और अगर कोई भी इमरान और उसके साथियों का हाथमा करेगा तो चारों को इसका क्रेडिट दिया जाएगा। इसलिए आप चारों आपस में रब्ता रखें। वज़ीर आज़म ने बाकायदा अहकाम देते हुए कहा। ये सर चारों ने बारी बारी जवाब दिया। ओके, मैंने वापस जाना है, अब बाकी काम आप चारों मिलकर संभाल लें। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया और कुर्सी से उठकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गए। जबकि उनके उठते ही बाकी अफराद खड़े हो गए। जबकि वज़ीर आज़म साहब चले गए तो वापस कुर्सियों पर बैठ गए। शक्ल और मादाम रेखा आपने वाकई ज्यादती की है, कर्नल मोहन ने कहा। कर्नल मोहन, जिस मामले को खत्म कर दिया गया हो उसे दोबारा ना उठाए। इस वक्त हम चारों की पोजीशन इंतहाई नाजुक है। मादाम रेखा ने कहा। मुझे यकीन है कि इमरान अपने साथियों समेत हर सूरत में स्टोर को तबाह करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें अपने आप को इमरान की जगह रखकर सोचना चाहिए कि इमरान डेट के लिए क्या लाएमल इख्तियार करेगा। मोनिका ने कहा तो सब चौंक पड़े। मोनिका की बात दुरुस्त है, अगर हम इस अंदाज में सोचे तो वाकई इसके लाएमल के बारे में अंदाजा किया जा सकता है। मादाम रेखा ने कहा। वो हमला कर ही नहीं सकता। इस कदर फौज इस कदर इंतजामात में कैसे करेगा कि उसके पास कोई सुलेमानी टोपी है या वो जिन बूथ है। कर्नल दास ने मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल दास साहब का भी वास्ता इमरान से नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है अब कर्नल मोहन को भी कुछ अंदाजा हो गया होगा कि इमरान किस अंदाज में काम करता है। शागल ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है मिस्टर शागल। अमली तौर पर इमरान से टकराव से पहले मैं भी कर्नल दास के अंदाज में सोचता था, लेकिन जब उसने इंतहाई मजबूत जंजीर में जकड़े होने के बावजूद अचानक इन जंजीरों को खोल पर हम पर हमला कर दिया तो मेरा तो वाकई दिमाग ही माउस होकर रह गया था। हालांकि जब उसने इसकी तौजीह पेश की तो वाकई ऐसा हो सकता था। कर्नल मोहन ने इस बात पर सर हिलाते हुए कहा। इमरान इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ एक शरीफ दुश्मन है। इसे मालूम है कि हम लोग खतौल अमकान उसकी मौत के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उसने जब भी मौका मिला हम पर पूरी तरह काबू पा लेने के बावजूद हमें जिंदा छोड़ दिया है। मोनिका ने कहा। यहाँ बैठकर हमें अपने दुश्मन की कसीदा गोई की बजाय उसके हाथ में की तदबीर सोचनी चाहिए। कर्नल दास ने इस पर इंतहाई तलह लहजे में कहा। मेरी तजवीज़ है कि हम अपने अपने तहवील में आने वाली पहाड़ियों पर असहूद ऐसे इकदाम करें कि इमरान वादी तक ना पहुँच सके। कर्नल मोहन ने कहा। ठीक है, वरना हम आपस में ही उलझते रहेंगे। इस पर रेखा ने जवाब दिया और फिर सब ने इस तजवीज़ की तायद की और वो सब उठ खड़े हुए और थोड़ी देर बाद वो सब कर्नल मोहन से इजाज़त लेकर वापस चले गए, क्योंकि जिस जगह ये मीटिंग हो रही थी वो जगह कर्नल मोहन के दायरे कार में आती थी। मेरे जहन में एक बात आई और मुझे यकीन है कि इमरान इस पर यही तरीका इस्तेमाल करेगा। मोनिका ने इन सब के जाने के बाद कर्नल मोहन से मुहातिब होकर कहा। कौन सी बात? कर्नल मोहन ने चौंक कर पूछा। फर्ज करो इमरान या उसके आदमी किसी एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं तो किस तरह वो बराह रास्त वादी तन्नाम में मिसाइल फायर करके स्टोर को तबाह नहीं कर सकते। मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बात वाकई दुरुस्त होते। अगर ये स्टोर आम हथियारों का स्टोर होता। पहली बात तो यह है कि स्टोर का बैरूनी दहाना इस किस्म के मटेरियल से बनाया गया है कि बज़ाहिर वो काम से चटान लगती है, लेकिन इस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि स्टोर के अंदर ऐसी मशीन नस्ब कर दी गई है कि किसी किस्म का कोई बम कोई मिसाइल अंदर नहीं जा सकता, हत्ता कि रेज और गैस पे अंदर नहीं जा सकती। और तीसरी बात यह है कि इन हथियारों को किसी किस्म का गैस स्प्रे करके ही तबाह किया जा सकता है। वैसे नहीं, कर्नल मोहन ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर इस कदर परेशानी और तशवीश की क्या बात है? फिर तो अगर इमरान वहाँ तक पहुँच भी जाए तभी वो स्टोर को तबाह नहीं कर सकता। मोनिका ने कहा। इमरान से कौन नहीं डरता? सब लोग उसकी जहानत से डरते हैं। उसके मुतालिक मशहूर है कि वो नामुमकिन को भी अपने जहानत से मुमकिन कर लेता है। तुमने देखा नहीं कि तुमने और मैंने किस तरह उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे लिहाज से उसका आज़ाद होना नामुमकिन था, लेकिन उसने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना लिया। कर्नल मोहन ने कहा। तो मोनिका ने एक तवील सांस लेते हुए इस बात में सर हिला दिया। तो फिर आप क्या करेंगे? इमरान तो किसी भूत की तरह हमारे साथ पर छा गया है। मोनिका ने कहा तो कर्नल मोहन बेइख्तियार हंस पड़ा। सुनो डियर, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने पहले अपनी कोशिश कर ली है और हम इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे लहदगी में बता दिया है कि वो मेरे इस कारनामे का क्रेडिट ज़रूर देंगे। इस वक्त वो मामला इसलिए टाल गए हैं कि इस वक्त वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, वरना दूसरी एजेंसियों के लोग बदल हो जाएंगे और इमरान को मौका मिल जाएगा। अब हम सिर्फ मामूली काम करेंगे। और बस से कर्नल मोहन ने कहा। ओ तो ये बात है, फिर तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। फिर मेरी यहाँ क्या ज़रूरत है? मोनिका ने कहा। नहीं, तुम इन 3 दिनों में यही रहोगी ताकि तमाशा देख सको, कर्नल मोहन ने कहा। और मोनिका बेइख्तियार मुस्कुरा दी। किसका तमाशा? अपना या तुम्हारा? मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों का, कर्नल मोहन ने भी शरारती लहजे में कहा। और मोनिका बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात का वक्त था। घने जंगल में इमरान और उसके साथी सियारंग के लिबासों में मलबूस तेजी से आगे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। घने जंगल में इस वक्त दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता जानवर और दूसरे हशरात और लर्ज़ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगल बुआजा पहाड़ियों से थोड़े ही फासले पर था और वसी इलाके में फैला हुआ तो उसे मुकामी ज़ुबान में राखेला जंगल कहा जाता था।
चूंकि ख्वाजा पहाड़ियों से हट कर था इसलिए उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। इमरान के साथियों में धीरे सिंह और राजा भी शामिल थे। इन सब ने अपनी पुश्त पर 4 अंक के थैले लाद रखे थे। सबसे आगे राजा था। मेरा ख्याल था ये दरख्त इस जंगल का सबसे ऊंचा दरख्त है। अचानक राजा ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसका तना काफी चौड़ा और फैला हुआ था। ठीक है सफदर, तुम ऊपर जाकर मशीन गन फिट कर दो। इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने पुश्त पर लदा हुआ थैला उतारा। उसमें से एक मशीन गन जो 2 हिस्सों में तकसीम करके रखी गई थी बाहर निकाली और दोनों हिस्सों को जोड़कर उसने थैले में से पट्टीनुमा मैगजीन खोला और उसमें एडजस्ट करके उसने बाकी पट्टी को महसूस अंदाज में फैला दिया। इमरान ने अपने थैले में से एक छोटा सा आला निकाला और इसे मशीन गन के ट्रैगर वाले हल्के में जोड़कर उसकी साइड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। इसे अब ले जाओ, इमरान ने कहा और सफदर मशीन गन कांधे पर लटकाकर किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। बाकी सब साथी वहां खामोश खड़े रहे। थोड़ी देर बाद सफदर नीचे उतर आया। मैंने उसे अच्छी तरह एडजस्ट कर दिया है, सफदर ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद इमरान रुक गया। दूसरी मशीन गन यहाँ एडजस्ट कर दो, इमरान ने कहा और इस पर तनवीर ने अपने कांधे से थैला उतारा और उसमें से मशीन गन के 2 हिस्से निकाल लिए। चंद लम्हों बाद जब पहली मशीन गन की तरह ये भी तैयार हो गई तो सफदर तनवीर के हाथ से ये मशीन गन लेकर एक दरख्त पर चढ़ गए। इस तरह तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर इस जंगल में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर 6 मशीन गनें दरख्तों के ऊपर नस्ब कर दी। अब इस क्रैक की तरफ चले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर राजा इनकी रहनुमाई करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो सब राजा की रहनुमाई में कार के तंग से दहाने में दाखिल हो गए। राजा ने अपनी जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाल कर जलाई थी। टॉर्च को छोटी थी लेकिन इसकी रोशनी काफी तेज थी। कार के अंदर अकब में एक तंग सा रास्ता था। वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते चले गए। काफी दूर तक बंद रास्ते में चलने के बाद अचानक वो खुली जगह पर आ गए। सामने बुआजा पहाड़ियों का सिलसिला नजर आ रहा था। वो सब तेजी से आगे बढ़ते चले गए। पहाड़ी सिलसिले का आगाज होते ही वो एक बार फिर बंद रास्ते में दाखिल हो गए और इस बार ये बंद रास्ता काफी दूर तक चला गया था। लेकिन एक बार फिर वो खुली जगह पर पहुंच गए जो इस पर पहाड़ियों के अंदर तक वो पहुंच गए थे। वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे। इस बार जिस रास्ते से हम गुजरेंगे इसका इख्तिताम बसराम पहाड़ी के दामन में ही होगा जनाब, और वहाँ चप्पे चप्पे पर फौजी मौजूद होंगे। राजा ने मुड़कर इमरान से कहा तुम चलो तो सही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और राजा सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बंद रास्ते में दाखिल हो गई। रास्ता पहले से भी ज्यादा तवील साबित हुआ लेकिन फिर अचानक वो एक खुली जगह पर आ गया। अब ऊपर मुसलसल चढ़ाई थी और इमरान और उसके साथियों ने देखा कि नीचे से ऊपर तक जगह जगह सर्च लाइट्स लगी हुई थी और तेज रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। कमाल है, इन्होंने वाकई जबरदस्त इंतजाम कर रखे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बाकी साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। ये चेक पोस्ट कहाँ है? इमरान ने ऊपर देखते हुए कहा। अब यहाँ तो वो दिखाई नहीं दे सकती। इस पर सफदर ने कहा क्योंकि ऊपर जंगल था और जाहिर है ऊंचे नीचे दरख्तों की वजह से वो सबसे ऊपर बनी हुई चेक पोस्ट नजर ना आ सकती थी। चलो ऊपर जाकर देख लेंगे, लेकिन अब मेरी बात गौर से सुन लो। अब जिस मुहिम का आगाज हो रहा है ये यकीनी तौर पर मौत का खेल साबित होगा, इसलिए सब लोग पूरी तरह होशियार रहें। किसी की जरा सी गफलत और कोताही हम सबका खात्मा कर देगी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और सबने इस बात में सर हिला दी। फिर उन्होंने जेबों से महसूस किस्म के मशीन पिस्टल निकाले जिनके नालों पर इंतहाई नफीस साइलेंसर चढ़े हुए थे। ये सारा असलहा राजा ने इन्हें मुहैया किया था। फिर वो सब ऊपर चढ़ने लगे लेकिन इस बार इमरान उनकी रहनुमाई कर रहा था और वो बड़े मुहतात अंदाज में ऊपर चढ़ रहे थे। इमरान खास तौर पर ऐसे रास्ते का इंतखाब कर रहा था इंजन सर्च लाइट के दरमियान का वो रास्ता था जहाँ रोशनी कदरे हल्की थी। काफी ऊपर आने के बाद अचानक इमरान ठटक कर रुक गया और सब साथी भी ठटक कर रुक गए। इमरान ने हाथ से इशारा किया। इन सब की गर्दनें इस तरफ को घूम गई जहाँ एक फौजी जमीन पर लेटा हुआ था। उसका सिर एक चट्टान से टका हुआ था। इसके साथ एक मशीन गन पड़ी हुई थी। वो गहरी नींद सो रहा था। तनवीर इसकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, यहाँ लाजमन उसके दूसरे साथी भी होंगे। इमरान ने साथ खड़े तनवीर के कान में सरगोशी करते हुए कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जो वो इंतहाई मुहतात अंदाज में सोए हुए फौजी की तरफ बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो उसके करीब पहुंच गया। अचानक उसका पैर किसी ऐसे पत्थर पर पड़ा जो शायद पहले ही अपनी जगह छोड़ चुका था कि उसका पैर पड़ते ही वो खड़खड़ाकर नीचे गिरने लगा और सोया हुआ फौजी बेख्तियार हड़बड़ाकर उठा ही था कि तनवीर किसी भूखे काप की तरह उस पर झपट पड़ा। उस आदमी के हलक से हल्की सी ओह की आवाज़ निकली। फिर इसका जिस्म सीधा होता चला गया। तनवीर ने वाकई इंतहाई महाराना अंदाज में ना सिर्फ उसका बंद कर दिया था बल्कि एक ही झटके से उसकी गर्दन भी तोड़ दी थी। इस तरह सवाई मामूली जद्दोजहद और हल्की सी आवाज़ों के सिवा और कुछ ना हुआ था। तनवीर ने इस पर दोबारा से लटा दिया जैसे वो सो रहा हो और इसके साथ ही वो सब एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें तकरीबन 4 फौजियों से वास्ता पड़ा। उनमें से सिर्फ एक जाग रहा था लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ ही था और साथ ही वो सिगरेट भी पी रहा था लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ ही था, इसीलिए वो चेक हो गया। लेकिन हर बार तनवीर ने अपना काम दिखा दिया। अलबत्ता इस जागते हुए फौजी पर हमला करने में तनवीर का साथ सफदर ने भी दिया था और फिर वो चोटी पर पहुंच जाने में कामयाब हो गई। रात चूंकि आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और शायद जगह जगह लगाई हुई बैटरी से चलने वाली तेज सर्च लाइटों की वजह से वो तमाम फौजियों ने समझ लिया था कि इन तेज रोशनियों की वजह से कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर न जाने वो कब इस तरह रातों को सोते जागते वक्त गुजारते रहे थे, इसलिए वो पूरी तरह होशियार न थे और इमरान उनके साथियों के शिकार हो गए। ये है एक चेक पोस्ट राजा और धीरज सिंह। अब तुमने ऊपर जाना है और जब तक मेरा क्वेश्चन ना मिले तुमने काम का आगाज नहीं करना। बाकी जो कुछ करना है वो मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया है, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा और राजा और धीरज सिंह ने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो इंतहाई मुख्तार और आस्के से एक चेक पोस्ट की लकड़ियों से चिमट कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते चले गए। इमरान और उसके साथी वहीं चट्टानों में ही दुबक कर बैठ गए क्योंकि सारे मिशन में सबसे कठिन मरहला ही यही था कि राजा और धीरज सिंह एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लें। अगर वो इसमें नाकाम हो जाते तो फिर इमरान को कुछ और सोचना पड़ता, इसलिए वो उनकी तरफ से क्वेश्चन के इंतजार में था। राजा और धीरज सिंह वाकई इंतहाई एहतियात से काम ले रहे थे ताकि उनके ऊपर चढ़ने की वजह से ऊपर कोई झटका महसूस ना हो जिससे ऊपर फौजी चौंक पड़े। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरज सिंह को शाम की तरह रिंग कर चेक पोस्ट के चारों तरफ से खुले हुए हिस्से में गायब होते देखा तो उन्होंने सांस रोक लिए। दूसरे लम्हे राजा भी ऊपर जाकर उनकी नजरों से गायब हो गया। फिर 10 मिनट बाद इमरान की लाई में बंधी हुई घड़ी में 6 का हिस्सा तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए बेंड बटन को उंगली से दबा दिया और जलता पुछता हुआ हिंसा तारीख हो गया। ये महसूस क्वेश्चन था कि राजा और धीरज सिंह ने चेक पोस्ट कर कब्जा कर लिया है। इसके साथ इमरान ने हाथ उठाकर अपने साथियों को महसूस इशारा किया और इसके बाद वो थके थके
अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ता गया। वो सब इंतहाई मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ निस्बतन कम रोशनी थी क्योंकि रोशनी का सबसे ज़्यादा इंतजाम निचले हिस्से में किया गया, तो उनके ख्याल के मुताबिक यहाँ शायद कोई नहीं पहुँच सकता था। इमरान जानता था कि सबसे ज़्यादा फौजी पहाड़ी के इस हिस्से की तरफ तैनात किए गए होंगे जहाँ से ऊपर जाने के लिए बाकायदा रास्ते थे। इसलिए इमरान इस क्रैक के जरिए इस पहाड़ी तक पहुंचा था क्योंकि वहाँ से फौजियों को किसी के आने का ख्याल तक भी नहीं था, क्योंकि ये क्रैक भी पहाड़ी सिलसिले के अंदर था और पहाड़ी सिलसिले के चप्पे चप्पे पर फौजी फैले हुए थे। अगर वो क्रैक से गुजर कर वहाँ तक ना पहुंचते तो शायद इतनी आसानी से ऊपर ना पहुंच सकते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो अब डलवान पर पहुंच गए थे। नीचे वादी थी और इमरान ये देखकर हैरान रह गया था कि वादी में नीचे चारों तरफ इस तरह सर्च लाइटें लगाई गई थी कि वादी का चप्पा चप्पा तेज रोशनी से मुनव्वर हो रहा था। कमाल है, इस बात पर वाकई कमाल के इंतजाम किए गए हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो ज़मीन पर लेटकर क्रॉलिंग करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता चला गया। जो कि ये दलवान थी, इसलिए बेहद एहतियात की जरूरत थी क्योंकि पत्थर अगर किसी का नीचे गिरते तो यकीनन नीचे वादी में धमाके से जा गिरते और इसका आवाज़ पैदा होती कि शायद सारे फौजी इधर उधर मुतवज्जे हो जाते। आधी डलवान तक दरख्त मौजूद थी, इसके बाद खाली जगह थी। वादी में से भी दरख्त और मौजूद, इसके बाद खाली जगह थी। वादी में भी दरख्त और झाड़ियाँ इस तरह साफ कर दी गई थी कि वहाँ सिर्फ छोटी छोटी घास के सिवा और कुछ नहीं था। इमरान के साथ भी इंतहाई एहतियात से उसके पीछे आ रहे थे। यहाँ फौजी मौजूद नहीं थे, शायद यहाँ फौजियों को रखने की जरूरत ही ना समझी गई थी और वाकई मौजूदा हालात में इसकी जरूरत भी नहीं थी। इमरान जानता था कि एयर चेक पोस्ट पर मौजूद तमाम अफराद की नजरें वादी पर ही जमी होंगी और वादी की जो पोजीशन थी, आदमी तो आदमी वहाँ अगर खरगोश भी दौड़ता तो दूर से साफ नजर आ सकता था। और थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुंच गए जहाँ से आगे हाली डलवान थी। इमरान साहब, इस बार काफिर साहब ने वाकई ऐसे इंतजाम किए हैं कि इस मिशन को कतई नामुमकिन बना दिया है, सफदर ने सरगोशी करते हुए कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। असल मसला इन सर्च लाइटों को बुझाने का है। ये सब बैटरी से चलने वाली लाइटें हैं, इसलिए हर यूनिट के साथ रहता बैटरी होगी। अगर ये बैटरी से चल रही होती तो फिर एक तार को काट कर हम सबको बुझा सकते थे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। फायर खोल दें, तनवीर ने कहा। नहीं, इस तरह सब इस तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और हम बस चूहों की तरह मारे जाएंगे। इमरान ने कहा। फिर आपने क्या सोचा है? वैसे अगर एक भी लाइट बुझाती जाए तभी वो सब चौंक पड़ेंगे, सफदर ने कहा। लेकिन इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। इमरान के जहन वाकई कलाबाजियाँ खा रहा था क्योंकि इमरान को यह ख्याल ही ना था कि यहाँ वादी में इस तरह की सर्च लाइटें भी नस्ब हो सकती हैं। अगर राजा को क्वेश्चन दे दे और वो बाकी चेक पोस्टों को उड़ा दे तो फिर यहाँ कौन फायर करेगा? चंद लम्हों बाद तनवीर ने कहा। यहाँ बेशुमार फौजी मौजूद हैं, वो सब चारों तरफ से उतर आएंगे और उसके बाद हमारा कोई ठिकाना न होगा। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, एक तजवीज़ मेरे जहन में आई है। इसी लम्हे कैप्टन शकील ने कहा। कौन सी? इमरान ने चौंक कर पूछा। यहाँ से 3 अतराफ की लाइटें तो हमारी रेंज में है, सिर्फ हमारे ऊपर वाली की तरफ नीचे वाली मौजूद लाइटें यहाँ से हमारी रेंज में नहीं है और वादी तक रोशनी भी नहीं है। अगर हम इस डलवान से किसी मेंढक की तरह चिमट कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर जाएं और चट्टानों के साथ लगकर खड़े हो जाएं, इसके बाद बैक वक्त इन सब लाइटों को साइलेंसर लगे पिस्टल से ऑफ कर दे, इसके साथ ही चेक पोस्ट पर फायर का क्वेश्चन दे दे और जंगल में मौजूद मशीन गनों को ऑन कर दे, तो मुझे यकीन है कि किसी की पूरी तवज्जो इस तरफ ना होगी और हम दौड़कर आसानी से वादी को क्रॉस करके स्पेशल स्टोर तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा। सिर्फ पहुंच जाने से क्या होगा कैप्टन शकील? स्टोर का कागज का तो नहीं बना हुआ होगा। अगर यहाँ से इंतजाम किए गए हैं तो लामहला स्टोर की हिफाजत के लिए उससे भी ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए होंगे, इसलिए हमें काफ़ी वक्त चाहिए और लाइटें ऑफ होने में ही वक्त खत्म हो जाएगा। फौरी तौर पर उनकी तवज्जो इधर होगी, लेकिन कब तक? इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक हम स्टोर का दरवाज़ा खोल ना लें, इस वक्त तक ये सब कुछ ऑफ ना हो। इमरान ने कहा। ये तो नामुमकिन है इमरान साहब, ये इंतजाम वाकई नाकाबिले तस्वीर हैं। जोहान ने कहा। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती जोहान, एक बात हमेशा याद रखना, इंतजाम जिस कदर सख्त हों इस कदर ही उनके अंदर हला भी मौजूद होते हैं और मैं कोई ऐसा हालात तलाश कर रहा हूँ। इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्यों ना हम घूमकर सामने वाले हिस्से पर चले जाएं और वहाँ से नीचे उतरे, इस तरह वादी को क्रॉस ना करना पड़ेगा। सफदर ने कहा। नहीं, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा और किसी भी जगह हम फंस सकते हैं। जो कुछ करना है यहीं से करना है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और सब फोन बेच कर खामोश हो गए। फिर तकरीबन 3-4 मिनट तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। ओके, अब हम वाकई डायरेक्ट एक्शन के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम लोग तेजी से नीचे उतरेंगे, फिर वादी में झुके अंदाज में दौड़ते हुए सामने वाली पहाड़ी के दामन में पहुंच जाएंगे। मुझे यकीन है कि लोग फौरी तौर पर फायर ना खोलेंगे, वो पहले चेक करेंगे, सोचेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे और जब तक वो कोई फैसला करेंगे हम सामने वाली पहाड़ी में वाकई स्टोर के सामने पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचते ही एक्शन शुरू हो जाएगा। इस एक्शन के तहत सफदर, राजा और धीरज सिंह को एक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा। कैप्टन शकील जंगल में नस्ब की गई मशीन गनों को डिचार्जर करके फायर खोल देगा, जबकि तनवीर और चौहान वादी में मौजूद तमाम सर्च लाइटों को फायर करके बुझा देंगे और मैं स्टोर के दरवाजे खोलने के लिए काम शुरू कर दूंगा। ये सब काम इकट्ठे शुरू होंगे। इसके साथ ही आप सबने साइडों पर मौजूद चट्टानों पर बम मार कर चट्टानों को लर्जा देना है ताकि वहां से रहने वजूद में आ जाए, जिनकी आप सब लोग और से लेकर ऊपर से होने वाली फाइटिंग से वक्ती तौर पर बच जाए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में हदायत देते हुए कहा। वापसी के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है इमरान साहब? सफदर ने कहा। हमारी वापसी इसी रास्ते से होगी जिस रास्ते से हमने टाइगर और इसके साथियों को लेकर गए थे। इसके लिए मैंने चौहान को तफसीली हदायत दे दी है। जैसे ही मैं स्टोर की तबाही का ऐलान करूंगा चौहान इस रास्ते पर WX बम फायर कर देगा और हम फौरी तौर पर इस रास्ते में दाखिल हो जाएंगे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है सफदर, और दूसरे साथियों ने जवाब दिया। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए अपने कलाई से घड़ी उतार कर सफदर को दे दी। ये घड़ी तुम संभाल लो, तुमने इससे राजा और धीरज सिंह को क्वेश्चन देना है, इमरान ने घड़ी सफदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा और सफदर ने सर हिलाते हुए घड़ी इमरान से लेकर अपनी कलाई पर बांध ली। इमरान ने जेब से रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उसे कैप्टन शकील को दे दिया। तुम इसे संभालो कैप्टन शकील, तुमने इससे जंगल में फायरिंग ऑन करनी है ताकि सब लोगों की तवज्जो इस तरफ हो जाए, इमरान ने आला कैप्टन शकील की तरफ बढ़ाते हुए कहा और कैप्टन शकील ने इस बात पर सर हिलाते हुए आला पकड़ लिया। आप सब लोग पूरी तरह होशियार रहेंगे, अगर फायरिंग से कोई जख्मी हो जाए तो उसे भी संभालना होगा, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने अपनी पुश्त पर बंधा हुआ सरंग का थैला उतारा। उसकी जिप खोलकर उसने इसमें से एक नीले रंग के पिस्टल के मुख्तलिफ पार्ट्स बाहर निकाले और फिर उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने थैले के अंदर मौजूद एक लिफाफा बंद करके इसको फाड़ा और इसके अंदर मौजूद एक छोटा सा स्याह रंग का कैप्सूल निकालकर उसने इसे नीले रंग के पिस्टल के खाने में डालकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद उसने थैले में से एक छोटा सा स्प्रे पम्प निकाला
और उसके अंदर सुर्ख रंग का सियाल भरा हुआ था, जबकि इसके बाकी साथियों ने अपने अपनी पुष्प पर मौजूद थैले उतारकर उनमें से मखसूस नोयत के बम निकालकर अपनी जेबों में डाल लिए। ओके, अब अल्लाह का नाम लेकर मिशन का आगाज़ कर दिया जाए, अल्लाह हमारी मदद करेगा, इमरान ने सामान समेटते हुए मुस्कुराकर कहा। और सब साथियों ने इस बात पर सर हिला दी। इस ढलवान पर दौड़कर हमने नीचे उतरना है, यहाँ जो कि दरख्त काटे गए हैं, इसलिए इनके कुछ न कुछ हिस्से भी मौजूद हैं। अगर हम एहतियात से काम कर लें तो इन हिस्सों की वजह से हम नीचे गिरने से भी बच जाएंगे और हमारी नीचे उतरने की रफ्तार भी तेज़ होगी। इमरान ने कहा, क्यों न रोलिंग पोजीशन में नीचे जाया जाए। जोहान ने कहा, नहीं, इन्हीं कटे हुए दरख्तों के बाकी हिस्सों ने हमारे जिस्मों के पर उड़ा देने हैं। इमरान ने जवाब दिया। इसके साथ ही वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे इंतहाई तेज़ रफ्तारी से डलवान पर उतरता चला गया। उसके पीछे उसके बाकी साथी भी इस अंदाज में नीचे उतरने लगे। फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही वो सब डलवान के हर हिस्से से छलांगे लगाकर नीचे वादी में पहुंच गए। तेज़ भागो ज़िगज़ैग अंदाज में इमरान ने चीख कर कहा। इसके साथ ही वो सब इंतहाई तेज़ी और बेतहाशा अंदाज में वादी के मुखालिफ पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उनके भागने का अंदाज बिल्कुल पहाड़ी खरगोशों जैसा था, लेकिन अब वो दरमियान में ही पहुंचे थे कि यकलहत फिजा में तरतराहट की आवाज़ें गूंजी और इसके साथ ही जोहान के मुंह से कराह निकल गई। वो एक झटका खाकर लड़खड़ाया, लेकिन दूसरे लम्हे संभल कर एक बार फिर दौड़ पड़ा, जबकि बाकी साथी उस रफ्तार से दौड़ते चले गए। दूसरी बार तेज तरतराहट की आवाज़ें सुनाई दी और इस पर सफदर की चीख सुनाई दी। इमरान सब कुछ सुन रहा था। ये इसके साथियों की चीखें थी, लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए थे। फायरिंग मुसलसल जारी थी और इमरान को ये महसूस हुआ जैसे कई गर्म सलाहें उसकी रानों और पंडलियों में उतर गई हों। उसके जिस्म ने झटके खाए, लेकिन वो रुका नहीं, दौड़ता चला गया। फायरिंग तीन अतराफ से मुसलसल हो रही थी, लेकिन अब वो कदरे महफूज हो चुके थे क्योंकि वो चट्टानों के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। फिर इसके साथ ही इमरान के साथियों ने एक्शन का आगाज़ कर दिया। स्टिक स्टिक की आवाज़ों के साथ ही धमाकों के साथ एक के बाद दिगरे तमाम सर्च लाइटें बुझती चली गई और वादी में अंधेरा छा गया। फिर बमों के खौफनाक धमाके शुरू हुए और चट्टानें हवा में उड़ती हुई महसूस हुई। इसके साथ ही दूर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे दो फौजें आपस में लड़ पड़ी हों। चंद सेकंड बाद ऊपर आसमान पर मिसाइल चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर तीनों तरफ में इंतहाई खौफनाक धमाके हुए। इन धमाकों के साथ ही वादी में होने वाली फायरिंग बंद हो गई। इमरान ने इस दौरान नीले रंग के पिस्तौल के नाले को चट्टान के दरमियान में रखकर उसका ट्रैकर दबा। इसके हाथ को एक जोरदार झटका लगा। इसने पिस्तौल एक तरफ फेंका और बिजली की सी तेजी से उसने वो स्प्रे बम निकाला। उसका बारीक मुंह चट्टान में नीले पिस्तौल के फायर से होने वाले सुराख में रखकर उसने बम को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे वो तेजी से पीछे हटा। इसके साथ एक खौफनाक धमाका हुआ। ये तो कोनी चट्टान उड़कर सालम उसकी सालम इस वादी में आ गिरी। इमरान ने जेब से एक स्याह रंग का चुपटा पिस्टल निकाला और उसको रुख दहाने की तरफ करके उसने ट्रैकर दबा दिया। दहाने पर एक लम्हे के लिए तेज शोलों से उभरे और दूसरे लम्हे शोले बुझ कर फिजा में ऐसी बदबू फैल गई जैसे कच्चा चमड़ा जलाया जा रहा हो। इमरान तेजी से आगे बढ़ा। उसने जेब से एक बंडल सा निकाला और किसी बॉलर की तरह हाथ घुमाकर उसने वो अंदर फेंक दिया। रास्ता खोले इमरान ने बंडल फेंकते ही चीख कर कहा और इसके साथ ही उससे कुछ फासले पर इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और वो सब एक तरफ को दौड़ पड़े। दूसरे लम्हे के करके वो चलकर कार के दहाने में दाखिल हुए और तेजी से दौड़ते हुए आगे चले गए। ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों में ही हो गया था। इस रास्ते में गुप्त अंधेरा था, लेकिन वो सब इस तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे जैसे उस जगह से वाकिफ हो। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इमरान रुक गया। राजू और दिलेर सिंह को कामयाबी का क्वेश्चन दे दो सफदर, इमरान ने मुड़कर कहा। सफदर साहब जख्मी है, मैं देता हूँ क्वेश्चन। कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। अब गुप्त अंधेरे में उन्हें एक दूसरे के हेवले नजर आ रहे थे। ओ कौन कौन जख्मी हुआ है, इमरान ने तेजी से वापस मुड़ते हुए कहा। जोहान भी जख्मी है, तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान कैप्टन शकील ने अपने कंधे पर लदे हुए सफदर को नीचे लटाया और तेजी से उसकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी उतारनी शुरू कर दी। मैं कर देता हूँ, तुम बाहर दिखाने का ख्याल रखो, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तनवीर ने जोहान को नीचे लटाया, फिर वो भी कैप्टन शकील के पीछे वापस मुड़ गया। इमरान ने सबसे पहले तो घड़ी के बटन को खींचकर मखसूस अंदाज में क्वेश्चन दिया। फिर उसने टटोल कर सफदर की हालत को चेक करना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे उसका जहन भाग से उड़ गया। सफदर के दिल की हरकत रुक चुकी थी। शागल अपने मखसूस हट में गहरी नींद सोया हुआ था कि अचानक हट का दरवाजा एक धमाके से खुला। धमाके की आवाज़ से वो बेख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठा। हट में बैटरी से चलने वाली लाइट जल रही थी। पास पास इमरान और उसके साथी बसराम पहाड़ी की तरफ छुपे हुए चेक कर लिए गए हैं और स्पेशल स्टोर पर हमला करने वाले हैं। दरवाजे से अंदर आते हुए एक नौजवान ने दहशत भरे लहजे में कहा, क्या क्या कह रहे हो, किसने हमला किया है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। शागल ने जो कच्चे नींद से उठा था बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। इसके साथ ही वो चलकर बिस्तर से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ लपका से जूते पहनने का भी होश ना रहा था। जूते पहन ले, बास बाहर कांटेदार झाड़ियाँ हैं, आने वाले नौजवान ने कहा। तो शागल दरवाजे के करीब से इस तरह पलटा जैसे पहली बार उसे नौजवान की हट में मौजूदगी एहसास हुआ हो। जूते, कौन से जूते, क्या मतलब, तुम मोहन, तुम यहाँ, तुम कैसे आए हो। वो इमरान कहाँ है, तुम शायद कह रहे थे कि वो हमला कर देंगे। शागल ने अहमकों की तरह हैरत भरे लहजे में कहा। बास इमरान और उसके साथियों को चेक कर लिया गया है, अभी वो छुपे हुए हैं, आप जूते पहन ले। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं, वो किसी तरह अभी स्पेशल स्टोर पर हमले में कामयाब नहीं हो सकते और हो सकता है अब तक वो लाशों में तब्दील हो चुके हों, मोहन ने मुतवाना लहजे में कहा। ओ अच्छा, काश इस बार मुझे पहले खतरा था कि आज रात हमला ज़रूर करेंगे। मैं तो बस वैसे ही आराम करने के घर से लेट गया था, मगर ये कम वक्त नींद ना जाने कहाँ से आ गई। ये भी ज़रूर इस इमरान की साजिश होगी, कम वक्त हर तरफ से वार करता है, नॉनसेंस, शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा और जल्दी जल्दी जूते पहनने शुरू कर दिए। मोहन इस दौरान हट से बाहर निकल गया था। चंद लम्हों बाद शागल दौड़ता हुआ हट से बाहर निकला और तेजी से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर हर तरफ खामोशी तारी थी। काफी दूर जाने के बाद वो दरख्तों के अंदर गिरे हुए एक और हट में दाखिल हुआ। यहाँ काफी बड़ी मशीन नस्ब थी और यहाँ चारों तरफ अफराद मौजूद थे, जिनमें सोहन भी शामिल था। पास ये देखिए, इमरान और उसके साथी बसराम पहाड़ी की तरफ छुपे हुए बैठे हैं। अब कहें तो कर्नल मोहन को उनकी वहाँ मौजूदगी की इत्तला कर दी जाए, एक आदमी ने शागल के अंदर दाखिल होते ही कहा और शागल तेजी से इस मशीन की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके दरमियान एक स्क्रीन रोशन थी और इस स्क्रीन पर एक पहाड़ी का दरमियानी हिस्सा नजर आ रहा था, जहां दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान 5 अफराद मौजूद थे। इन सबके जिस्मों पर स्याह रंग की चुस्त लिबास थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। ओ वाकई ये इमरान और उसके साथी हैं, मगर ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए। वो कर्नल मोहन और उसकी ब्लैक फोर्स और सारे फौजी क्या वो सब बंदे हो गए हैं। शागल ने हैरान होकर कहा। हमने भी अचानक व्यू गार्डर का रुख घुमाया तो ये नजर आ गए हैं, बास ना जाने ये सही सलामत कैसे पहुँच गए हैं।
और इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई नकलो हरकत भी नहीं हो रही। इसका मतलब है कि वहाँ किसी को भी इनकी यहाँ तक क़यामत का इल्म नहीं है, सोहन ने कहा। और शागिल ने इस बात में सर हिला दिया। बास करण मोहन को इत्तला कर दी जाए, इस आदमी ने दोबारा कहा, जिसने पहले शागिल को ये बात की थी। नहीं, जब वो खुद ही अहमक बने हुए हैं तो हमें क्या ज़रूरत है, हम उनका शिकार खुद खेलेंगे, शागिल ने जवाब देते हुए कहा। और वो आदमी सर हिलाकर खामोश हो गया। बास, मुझे तो यकीन है कि किसी सूरत भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही ये आगे बढ़े चारों एयर चेक पोस्टों से इन पर फायर खुल जाएगा और ये लोग एक लम्हे में लाशों में तब्दील हो जाएंगे। सोहन ने कहा, तुमने अपने वाली एयर चेक पोस्ट को मुतल्ला कर दिया है, शागिल ने चौंक कर कहा। ये इस बात से हमारी पूरी साइड अलर्ट हो चुकी है, सोहन ने जवाब दिया। और शागिल ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक इमरान और उसके साथ ही तेजी से आगे बढ़े। फिर वो दरख्तों और झाड़ियों की ओर से निकलकर बेतहाशा अंदाज में दौड़ते हुए नीचे वादी की तरफ बढ़ने लगे। ओ ये अहमक मौत की तरफ बढ़े हैं, सरीहन मौत की तरफ, शागिल ने चीखते हुए कहा। ये जैसे ही वादी में उतरेंगे फायर खुल जाएगा, सोहन ने कहा। पर देखते ही देखते एक एक करके वो सारे वादी में उतर गए। जहाँ सर्च लाइटों की वजह से तेज़ रोशनी फैली हुई थी, उसके साथ ही वो ज़िगज़ैग अंदाज में शागिल वाली पहाड़ी के इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दौड़ने लगे। ओ फायरिंग क्यों नहीं हो रही, शागिल ने चीखते हुए कहा। इमरान और उसके साथी अब तक वादी के दरमियान में पहुंच गए थे। फिर फायरिंग की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी और इमरान और उसके साथियों पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर एक आदमी लड़खड़ाया मगर संभल कर भाग पड़ा। फिर दूसरा हिट हुआ, वो नीचे गिरा मगर फिर उठकर भाग पड़ा। सबसे आगे इमरान था। उसका चेहरा मुख्तलिफ था, लेकिन उसका कदो-कामत और अंदाज साफ बता रहा था कि वो इमरान था। शागिल की नजरें इमरान पर जमी हुई थी। इमरान ने बेदहमी होकर झटके खाए, लेकिन फिर दौड़ पड़ा। इमरान इस बेतहाशा अंदाज में दौड़ रहा था कि उसे अपने साथियों का भी होश नहीं था। और फिर देखते ही देखते वो सब स्टोर की पहाड़ी के करीब पहुंच गए। उनमें से 3 जख्मी थे, लेकिन वो भी संभले हुए थे। अचानक वादी में मौजूद सर्च लाइटें एक एक करके बुझती चली गई और स्क्रीन पर रोशनी हल्की होती चली गई। अल्फ्रा रेड ऑन कर दो, जल्दी करो, ये सर्च लाइटें तबाह कर रही हैं, शागिल ने चीखकर कहा। और एक आदमी ने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। तारीख पड़ती हुई स्क्रीन एक बार फिर जमाके से रोशन हो गई। उसी लम्हे दूर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी और फिर खौफनाक धमाके शुरू हो गए। और फिर कान फाड़ धमाके उनके हट के बाहर सुनाई दिए और वो सब बेख्तियार उछल पड़े। ये क्या हो रहा है, शागिल ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बास ये चेक पोस्टों को मिसाइलों से तबाह कर दिया गया है और बास ये मिसाइल करण मोहन वाली चेक पोस्ट से फायर किए गए हैं, इस आदमी ने एक ने दौड़कर हट में दाखिल होते हुए कहा। और शागिल हैरत से उसे देखने लगा। बास, वो स्टोर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक मोहन ने चीखते हुए कहा। और शागिल ने तेजी से मुड़कर देखा तो स्टोर के इर्द गिर्द चट्टानें धमाकों के साथ फजा में उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। अहमक, स्टोर इस तरह तबाह नहीं हो सकता, फौरन स्पेशल ग्रुप को हुक्म दो कि वो वादी में उतरकर इनका खात्मा करे, फौरन, शागिल ने चीखते हुए कहा। और इस चेक पोस्ट की तबाही की तरफ आने वाला तेजी से वापस मुड़ गया। ओ बास, स्टोर का चट्टानी दरवाज़ा उड़ गया है, अचानक एक आदमी ने चीखते हुए कहा। क्या ये कैसे हो सकता है, शागिल ने हैरत भरे अंदाज में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी आंखें स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर को देखकर हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुल गया था। उसे देखकर यूँ महसूस हो रहा था जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाकर उसे इंसान से पत्थर का बुत बना दिया हो। ओ स्टोर तबाह हो गया, ओ सब इंतजामात तबाह हो गए, ओ वेरी बैड, शागिल ने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सर पीटते हुए कहा। फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, अचानक साइड पर एक खौफनाक धमाका हुआ और चट्टानें उड़ती हुई दिखाई दी। अरे ये तो गार का दहाना है, और ये वही रास्ता है जिसे हम तलाश नहीं कर सके, और ये निकल जाएंगे, शागिल ने एक लहज चीखते हुए अंदाज में कहा। इसके साथ ही वो मुड़ा और पागलों के अंदाज में दौड़ता हुआ हट से बाहर निकल आया। बाहर आकर वो इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ शिमाल की तरफ भाग पड़ा। उसके पीछे सोहन भी बाहर आ गया था। अब वो साथ साथ दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों दौड़ते हुए एक दरख्त के करीब पहुंचे। सोहन ने आगे बढ़कर इस दरख्त के तने पर जड़ के करीब जोर से ठोकर मारी तो जमीन का एक टुकड़ा किसी संदूक के ढक्कन की तरह उठ गया और इसके साथ ही नीचे रोशनी हो गई। नीचे एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा था। शागिल और सोहन इस रास्ते पर दौड़ते हुए नीचे उतरते चले गए। फिर तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल दौड़ने के बाद वो अचानक एक खुले दहाने से वादी में पहुंच गए। वहां उन्होंने 10 मुसल्लह अफराद को अहमकों की तरह इधर उधर भागते देखा। वो इधर गए हैं, इधर आओ अहमकों, शागिल ने चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही वो दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ गया जिधर उसने खौफनाक धमाके के साथ ही गार का दहाना खुलते हुए देखा था। और जिस तरफ उसने इमरान और उसके साथियों को जाते हुए देखा था, उनमें से 2 अफराद शदीद जख्मी हो चुके थे या मर चुके थे, क्योंकि 2 अफराद ने उन्हें कांधों पर लादा हुआ था। शागिल के चीखने और इस तरफ को दौड़ने की वजह से उसके मुसल्लह साथी भी सब इस तरफ को दौड़ पड़े। लेकिन अभी वो दहाने के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक कोई चीज़ इस दहाने से उड़ती हुई उनकी तरफ आई और शागिल ने यकलहत साइड पर छलांग लगाई। इसके साथियों को खौफनाक धमाका हुआ और इंसानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। शागिल बाल बाल बचा था। अगर वो एक लम्हा भी छलांग लगाने में देर कर देता तो ये बम जो उस दहाने से फेंका गया था ठीक उसके कदमों में फटता। फायर कर दो, ये दहाने में छुपे हुए हैं, शागिल ने एक चट्टान की ओट लेते हुए कहा। इसके साथ ही दहाने की तरफ फायरिंग शुरू हो गई। उसके आदमी इधर उधर बड़े बड़े पत्थरों की ओट लेते हुए दहाने पर फायर कर रहे थे, जबकि 6 अफराद इस बम के धमाके से हलाक हो चुके थे। अभी शागिल और उसके बाकी मांदा साथी थमले ही ना थे कि अचानक सामने से उन पर तेज फायरिंग शुरू हो गई। ये फायरिंग सामने और साइडों पर मौजूद पहाड़ी सिमतों से हो रही थी। इसके साथ ही एक बार फिर शागिल के साथियों की चीखें सुनाई दी। ओ अहमक, हम पर फायर खोल रहे हैं, शागिल ने चीखते हुए कहा। इसके साथ ही वो पत्थर की ओर से निकला और चीते की रफ्तार से दौड़ता हुआ इस दहाने में दाखिल हो गया। जिससे निकलकर वो वादी में पहुंचा था, उसी लम्हे सोहन भी उसके पीछे आ गया। उनके 10 के 10 आदमी बाहर खत्म हो गए थे। 6 आदमी तो बम से हलाक हुए थे, जबकि बाकी 4 को सामने से होने वाली फायरिंग ने भून डाला था। सिर्फ शागिल और सोहन इसलिए बच गए थे कि वो बराह रास्त आदमी ना थे, वरना इस अचानक फायरिंग से उनका खात्मा भी यकीनी था। बाहर इंतहाई खौफनाक अंदाज में 3 अतराफ से बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। ओ ये अहमक, ये अहमद, ओ वो भाग जाएंगे, ओ इन्हें रोको सोहन, इन अहमकों को रोको। ओ
शागल ने गुस्से और बेबसी से तकरीबन नाचते हुए कहा और सोहन ने जल्दी से जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसकी साइड में लगा हुआ एक बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें निकलने लगी। हेलो हेलो सोहन, कॉलिंग ओवर। सोहन ने चीख चीख कर कॉल देते हुए कहा। यस जगोश, टर्निंग यू ओवर। एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। जगोश फौरन सब एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स को कॉल करके बाद शागल की तरफ से इत्तला दो कि वादी में फायरिंग बंद कर दें। इमरान और उसके साथी कार में छुप गए हैं और फायरिंग की वजह से हमारे 10 अफराद भी हलाक हो गए हैं और हम उनके पीछे भी नहीं जा सकते। जल्दी बंद कराओ ये फायरिंग ओवर। सोहन ने चीखते हुए कहा। ठीक है ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और सोहन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। शागल दहाने की साइड में छुपा हुआ बाहर एकटक देखे चला जा रहा था। बाहर जैसे गोलियों की मुसलसल बारिश सी हो रही थी। ये अहमक नॉनसेंस, ये अब इतनी फायरिंग करके इन्हें कवर दे रहे हैं। ओ काश ये अहमक फायरिंग ना करते। शागल ने इंतहाई झुंझलाते हुए लहजे में कहा। सोहन जल्दी करो, जितने भी मुसल्लह अफराद हैं सबको यहाँ वादी में कॉल कर लो, सबको, फौजियों को भी सबको कॉल कर लो, सबको। शागल ने चीखते हुए कहा और सोहन ने एक बार फिर ट्रांसमीटर ऑन करके कॉल देना शुरू कर दी। पर तकरीबन 5 मिनट बाद फायरिंग आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई और उसके साथ ही शागल तेजी से दौड़कर इस तहाने से बाहर निकला तो उसने हर तरफ से फौजियों को दौड़ दौड़ कर वादी में उतरते हुए देखा। उसके अपने साथी और फौजी भी इस साइड से कूद कूद कर नीचे उतरने लगे थे। इधर इधर दहाने की तरफ इधर। शागल ने चीख कर इस दहाने की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां से उन पर बम फेंके गए थे। अब पहाड़ी की तमाम अतराफ से फौजी चूंटियों की तरह नीचे उतरते चले जा रहे थे। हर तरफ नई सर्च लाइटें लगा दी गई थी जिसकी वजह से वो सारा इलाका रोशन हो गया था। अभी शागल चीख चीख कर अपने फौजियों को इस गार के दहाने की तरफ मुतवज्जे कर रहा था जिसमें उसने इमरान और उसके साथियों को जाते हुए देखा था कि यकलहत आसमान पर हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर बिजली की सी तेजी से वादी के अंदर उतर गए। एक हेलीकॉप्टर से कर्नल मोहन और उसकी दोस्त कैप्टन मोनिका, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर से मादाम रेखा और उसके असिस्टेंट काशी और तीसरे हेलीकॉप्टर से कर्नल दास बाहर आ गया। सब फौजी और उनसे मुतल्लिक एजेंट अपने अपने लीडरों के हेलीकॉप्टरों की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, लेकिन शागल उनकी तरफ मुतवज्जे हुए बगैर अपने आदमियों को इस गार की तरफ बढ़ने का हुक्म देता रहा। उसके इस हुक्म पर उसके 10-12 एजेंट और तकरीबन 50 के करीब फौजी तेजी से इस गार के दहाने की तरफ बढ़ गए। बम मार कर उड़ा दो, बम मारो, शागल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे इस चट्टान पर जहां गार का दहाना था इंतहाई ताकतवर बम बारिश की तरह बरसने लगे। फिर जैसे कोई आतिश फिशां फट पड़ता है इस तरह अचानक पहाड़ी का वो हिस्सा फट पड़ा और दूसरे लम्हे पूरी वादी इंतहाई कर्बनाक इंसानी चीखों से गूंज उठी। पूरी वादी पर पहाड़ी चट्टानों और पत्थरों की जैसे बारिश सी हो रही थी। इन चट्टानों और पत्थरों के दरमियान इंसानी हेवले इस तरह उछल रहे थे, गिर रहे थे, चीख रहे थे और तड़प रहे थे जैसे किसी फिल्म की रफ्तार को यकलहत तेज कर दिया जाए तो चलते हुए इंसान भागते दिखाई देने लगते हैं। एक पत्थर शागल के जिस्म से भी टकराया और इसके साथ ही शागल को यूं महसूस हुआ जैसे वो तारीक दलदल में डूबता चला जा रहा हो। ये एहसास भी उसे सिर्फ एक लम्हे तक रहा। इसके बाद उसके तमाम एहसास मौत की स्याही में जैसे फना होकर रह गए। इमरान ने जैसे ही अंधेरे में सफदर के जिस्म को टटोला दूसरे लम्हे उसका जहन भाग से उड़ गया क्योंकि सफदर के दिल की हरकत बंद हो चुकी थी। इमरान ने हड़बड़ाकर एक बार फिर सफदर के जिस्म को टटोलना शुरू कर दिया। उसके जहन में जैसे आतिशफशां सा फट पड़ा था। सफदर की मौत के तस्वुर ने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया था। दूसरे लम्हे किसी में कान के खिलौने की तरह उसके सर सफदर के सीने पर जम गया। उसने कान उसके सीने से लगा दी। इसके साथ ही उसके जहन में होने वाले धमाकों में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। सफदर का दिल धड़क रहा था। गोश्त की धड़कन हाथी सुस्त थी लेकिन बहरहाल वो धड़क रहा था। सफदर जिंदा था और इमरान के मुंह से बेइख्तियार एक तवील सांस निकल गया। ना जाने पहले उसने सफदर के जिस्म के किस हिस्से को उसका सीना समझकर चेक करना शुरू कर दिया था। इसी लम्हे किसी के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान साहब, बेशुमार फौजी हर तरफ से वादी में उतर रहे हैं और उन्होंने गार के दहाने को चेक कर लिया है। कैप्टन शकील की आवाज़ सुनाई दी। चलो उठाओ इन्हें, तनवीर को बुलाओ और इन दोनों को लेकर इस सुरंग में दौड़ो। पहले तुम यहाँ से गुजर चुके हो इसलिए अंधेरे के बावजूद तुम आगे आसानी से जा सकते हो, इमरान ने चीखते हुए कहा और उसी लम्हे तनवीर भी दौड़ता हुआ वापस आ गया। हमें घेर लिया गया है, उनकी तादाद बेशुमार है, तनवीर ने तेज लहजे में कहा। तुम सफदर और चौहान को लेकर दौड़ो, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ, जल्दी करो, इमरान ने तेज लहजे में कहा। इमरान साहब, आप, कैप्टन शकील ने एहतजाज भरे लहजे में कुछ कहना चाहा। मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। इसके साथ ही वो बिजली किसी तेजी से मुड़कर वापस दहाने की तरफ दौड़ पड़ा जबकि कैप्टन शकील ने दोबारा सफदर को और तनवीर ने चौहान को उठाकर कांधे पर लादा और वो तेजी से आगे बढ़ गए। इमरान ने दहाने में आकर एक लम्हे के लिए बाहर का जायजा लिया। बाहर वाकई बेशुमार फौजी इकट्ठे हो रहे थे और चारों तरफ से मुसलसल वादी में उतरते चले जा रहे थे। उसी लम्हे उसे दूर से शागल की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ इमरान के जहन में फ़ौरन एक ख्याल आया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट से दौड़ गई। अब इन लोगों के रोकने की एक तरकीब उसके जहन में आ गई थी। उसे याद आ गया था कि यहाँ सरदार मोहन सिंह के ग्रुप के असलहे का बहुत बड़ा जहीरा मौजूद है और अगर इस जहीरे को फायर ऑन कर दिया जाए तो फिर काफ़ी देर तक इन फौजियों को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उसने तेज़ी से जेब से एक बम निकाला, उसकी पिन खींचकर पूरी कुव्वत से उसे दहाने से बाहर उछालकर वो बिजली किसी तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ अपने साथियों के पीछे बढ़ गया। उसी लम्हे बाहर वादी में कान फाड़ धमाका सुनाई दी। इसके साथ साथ इंसानी चीखों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। इमरान को मालूम था कि इस धमाके के बाद शागल फौजियों को इस जगह पर बम फेंकने का हुक्म देगा और इस तरह नीचे मौजूद असलहा का जहीरा भी इस बमबारी की जद में आकर फट जाएगा और ये इतना बड़ा जहीरा है कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा तबाह होकर वादी में जा गिरेगा। इस तरह भी फौजी आगे बढ़ने से रुक जाएंगे और वैसे भी असलहे के खौफनाक धमाके उन्हें फ़ौरन आगे बढ़ने से रोक देंगे। इस तरह हम अपने साथियों समेत इस पॉइंट से बाहर निकलकर पहाड़ी जंगल में पहुंच जाने में कामयाब हो जाएगा जहां से वो पहले टाइगर और जवानों को निकालकर हेलीकॉप्टर पर ले गया था।
बस अब उसके लिए असल मसला ये था कि शागल की तरफ से होने वाली बमबारी से पहले वो असलहे के स्टोर वाले हिस्से को क्रॉस भी कर जाए और काफ़ी फासले पर पहुंच जाए, वरना अगर वो खुद इस तबाही की जद में आ गया तो शायद उसके जिस्म का एक रेजा भी सलामत ना रहेगा। अंधेरे में भागता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। वो इस कदर तेजी से भाग रहा था जैसे उसके पैरों में मशीन फिट हो गई हो। अब उसकी आंखें अंधेरे से मानूस हो चुकी थी, इसलिए उसे रास्ता नजर आ रहा था। पहचान ही लम्हों में वो अपने साथियों के पास पहुंच गया। जल्दी चलो जल्दी, इमरान ने उनके करीब पहुंचकर तेज लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने जबट कर तनवीर के कंधे पर लदे हुए चौहान को तनवीर से लेकर खुद उठाया, क्योंकि तनवीर जिस अंदाज में चल रहा था उसे साफ दिखाई दे रहा था कि वो खुद भी जख्मी है और चौहान का वजन उठाकर शायद मजीद 10-12 कदम भी ना चल सकेगा। हिम्मत करो तनवीर, हिम्मत करो, हम लाखों मशकबारियों की बका की जंग लड़ रहे हैं, इमरान ने कहा। इसके इस फिक्र ने जैसे तनवीर के जिस्म में नई रूह फूंक दी। उसकी रफ्तार एक लहर तेज हो गई। इस लम्हे उनके कम में खौफनाक धमाके हुए, इस कदर खौफनाक धमाके कि उनके जिस्म बेख्तियार इस तरह आगे की तरफ हुए जैसे किसी दियो ने उन्हें पीछे से धकेल दिया हो। वो सब बुरी तरह लड़खड़ाए लेकिन फिर संभल गए। धमाके मुसलसल हो रहे थे, इंतहाई खौफनाक धमाके। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे इस पहाड़ी में कोई खुफिया आतिशफिशा मौजूद था जो यकलहत फट पड़ा हो। वो मुसलसल भागे चले जा रहे थे। फिर अचानक आगे जाता हुआ कैप्टन शकील रुक गया। उसका जिस्म एक लम्हे के लिए झूला और फिर वो सफदर समेत नीचे फर्श पर ढेर होता चला गया। ओ इससे क्या हुआ? इमरान ने इसके करीब पहुंचकर कहा। कैप्टन शकील भी जख्मी है, तनवीर ने कहा। ओ वेरी बैड, तुम सफदर को उठा लोगे तनवीर? इमरान ने तनवीर से कहा। हाँ मैं उठा लूंगा, तनवीर ने कहा। हाँ मैं उठा लूंगा, तनवीर ने कहा और झुककर सफदर को उठाने लगा, मगर दूसरे लम्हे वो भी घुटनों के बल गिरा और ढेर होता चला गया। वो भी साकत हो चुका था और इमरान चौहान को उठाए अपने जख्मी और बेहोश साथियों के स्टेर के साथ हैरत से बुत बना खड़े का खड़ा रह गया। उसके जहनी सिचुएशन की वजह से जैसे अकलहत माऊसा हो गया था। इसे बस अपने कब में होने वाले धमाके सुनाई दे रहे थे। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर मौजूद चौहान का वजन इंतहाई तेजी से बढ़ने लग गया हो और वजन इस कदर बढ़ गया कि बेख्तियार उसके घुटने टेढ़े होने लगे और दूसरे लम्हे वो चौहान समेत ज़मीन पर पड़े हुए अपने साथियों पर ढेर होता चला गया। उसके जहन एक बार फिर गहरी तारीकी में डूबता चला गया। यकीनन ये मौत की तारीकी थी, ऐसी तारीकी जिसकी कोई सहर ना थी। राज और धीरज सिंह दोनों एयर चेक पोस्ट से नीचे उतरकर दौड़ते हुए घाट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उन्होंने तीनों एयर चेक पोस्टों को मिसाइलों से तबाह कर दिया तो उन्हें वापसी का क्वेश्चन भी मिल गया था और इस क्वेश्चन के मिलते ही वो दोनों बिजली किसी तेजी से चेक पोस्ट से नीचे उतरे, लेकिन नीचे एक कयामत सी बर्पा थी। हर तरफ फौजी और दूसरे अफराद बेतहाशा दौड़ते हुए वादी की तरफ आ रहे थे। वहाँ इस कदर संगीन हालात थे कि इन दोनों की तरफ किसी ने भी तवज्जो ना की थी। वादी से धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और जंगल में होने वाली फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। यूँ लग रहा था जैसे बवाजा पहाड़ियों और इसके इर्द गिर्द के किसी इलाके पर फौज ने हमला कर दिया हो। अब हमने कहाँ जाना है? राजा ने दौड़ते हुए धीरज सिंह से मुखातिब होकर कहा। आ जाओ मेरे साथ, धीरज सिंह ने कहा और चंद लम्हों बाद वो इस बड़े हट के करीब पहुंच गए जिसके साथ एक हेलीकॉप्टर मौजूद था और फौजी इस हट से निकलकर इस हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे और एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ दरख्तों के ऊपर से सुनाई दे रही थी। हमने इस हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है, धीरज सिंह ने कहा और राजा ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर का पंखा तेजी से हरकत करने लगा। फिर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचे हेलीकॉप्टर एक झटके से फिजा में उड़ गया। इसके पायदानों को पकड़ लो, हमने इस पर चढ़ना है, धीरज सिंह ने कहा। इसके साथ उसने एक लंबी मगर ऊंची छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो हेलीकॉप्टर के पायदान से लटक गया था। उसी लम्हे राजा ने भी छलांग लगाई। इसके साथ ही धीरज सिंह के जिस्म को नीचे की तरफ जोरदार झटका लगा। राजा ने धीरज सिंह की टांगें पकड़ ली थी। अगर धीरज सिंह के हाथ पायदान पर मजबूती से जमे ना होते तो वो यकीनन नीचे गिर पड़ता, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया था। हेलीकॉप्टर मुसलसल ऊपर को उठता चला जा रहा था। धीरज सिंह ने एक हाथ पायदान से हटाकर नीचे की तरफ झुकाया और राजा ने इसका हाथ थाम लिया। इसके साथ ही धीरज सिंह ने अपने जिस्म को जोरदार झटका देकर ऊपर को उठाया तो उसके हाथ से लटका हुआ राजा का जिस्म ऊपर को उठता चला आया और दूसरे लम्हे राजा ने पायदान पकड़ लिया। अब हेलीकॉप्टर दरख्तों से काफ़ी ऊपर पहुंच चुका था। ऊपर चलो, धीरज ने कहा। इसके साथ ही उसने अपने दोनों पैर पायदान में फंसाए और फिर उसका जिस्म कलाबाजी खाकर ऊपर को उठता चला गया। उसके दोनों हाथ हेलीकॉप्टर के एक भी हिस्से पर पड़े और दूसरे लम्हे उसने पैर पायदान से हटाए और एक बार फिर किसी बाजीगर की तरह उसके जिस्म ने फिजा में झकोला खाया और एक धमाके से वो हेलीकॉप्टर के अंदर एक भी हिस्से में जा गिरा। कौन हो तुम? सामने बैठे हुए चार अफराद ने तेजी से मुड़कर पीछे की तरफ देखते हुए कहा। उसी लम्हे एक और धमाका हुआ और इस बार राजा भी धीरज सिंह की तरह कलाबाजी खाकर अंदर आ गिरा था। खबरदार, धीरज सिंह ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर में साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल की स्टिक की मखसूस आवाज़ें सुनाई दी और साथ ही इंसानी चीखों से हेलीकॉप्टर गूंज उठा, लेकिन इसमें धीरज सिंह की अपनी चीख भी शामिल थी। एक फौजी ने इस पर फायर कर दिया था। इन्हें नीचे फेंक दो, धीरज सिंह ने चीख कर कहा। इसके साथ ही उसने उछलकर जंप लगाया और दूसरे लम्हे वो सीटों पर तड़पते हुए फौजी के ऊपर से गुजरता हुआ पायलट सीट के करीब जा खड़ा हुआ। हेलीकॉप्टर एक झटके से नीचे जा रहा था क्योंकि पायलट की पुश्त में गोली लगी थी और वो बगैर मुड़े ही सीट पर ढेर हो चुका था। धीरज सिंह ने इंतहाई फुर्ती से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल एक हाथ से थामा और दूसरे हाथ से उसने पायलट की बेल्ट खोली। फिर उसे नीचे धकेल कर उसने सीट संभाल ली। राजा ने इस दौरान फायरिंग करके तड़पते हुए जिस्मों को साकत कर दिया था। इसके साथ उसने एक एक करके इन्हें खींच कर नीचे उछालना शुरू कर दिया था। धीरज सिंह हेलीकॉप्टर को बुलंदी की तरफ ले जाने लगा और थोड़ी देर बाद जब हेलीकॉप्टर फौजियों से खाली हो गया तो राजा एक तवील सांस लेता हुआ साइड सीट पर आकर जैसे ढेर हो गया। उस लम्हे नीचे खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये धमाके इस कदर खौफनाक थे कि राजा बेख्तियार उछल पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये कैसे धमाके हैं? राजा के लहजे में खौफ की लर्जिश थी। असलहे का जहीरा फट गया है शायद, धीरज सिंह ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और इसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ दिया। असलहे का जहीरा? क्या मतलब? कौन सा जहीरा? राजा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे ग्रुप का भी ये मालूम नहीं कि इमरान साहब और उसके साथियों ने धमाके किए हैं, ये इन फौजियों ने।
धीरज सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, ओ मगर तुम अब कहाँ जा रहे हो? अरे ये तुम्हारी गर्दन से खून बह रहा है, तुम जख्मी हो। राजा ने यकलहत चीखते हुए कहा, खामोश बैठे रहो राजा, ये क़यामत के लम्हात है, मेरी फिक्र मत करो, बस दुआ करो कि इमरान साहब और उनके साथी बच गए हों। धीरज सिंह ने कहा। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर वादी के ऊपर से गुजरने लगा। नीचे वाकई एक क़यामत बरपा थी। धमाके मुसलसल हो रहे थे और नीचे इन धमाकों की वजह से तेज़ रोशनी फैली हुई थी। इसके साथ ही पहाड़ी पत्थर फ़ज़ा में उड़ते नजर आ रहे थे। धीरज सिंह के होंठ बिंजे हुए थे। चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर वादी को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ दूर जाकर धीरज सिंह ने हेलीकॉप्टर की बुलंदी कम करनी शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ उसके अपने जहन में होने वाले धमाकों की शिद्दत एक हद बढ़ती चली गई। अब तक वो अपने आप को संभाले हुए थे, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था जैसे अब मजीद अपने आप को संभालना उसके लिए नामुमकिन हो गया हो। राजा कंट्रोल संभालो, मेरे जहन मऊफ होता जा रहा है, कंट्रोल संभालो, अचानक धीरज सिंह ने कहा और इसके साथ ही वो एक तरफ को झुकने लगा। ओ तुम्हारी हालत तो खराब हो रही है, इधर आ जाओ, अपने आप को संभालो, राजा ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। इसके साथ उसने धीरज सिंह को घसीट कर साइड पर लटाया और हेलीकॉप्टर का कंट्रोल संभाल लिया। आगे ले चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना, ज़रा सी गलती से हेलीकॉप्टर किसी दरख्त से टकराकर तबाह हो जाएगा। धीरज सिंह ने अपने दोनों हाथों से सर को थामते हुए डूबते हुए लहजे में कहा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आता जा रहा था, लेकिन वो पूरी कुव्वत से अपने आप को संभाल रहा था। उसे मालूम था कि अगर वो बेहोश हो गया तो फिर वो सब खत्म हो जाएंगे। पानी, काश पानी मिल जाए, धीरज सिंह ने डूबते हुए लहजे में कहा। मैं लेकर आता हूँ पानी, यहाँ बोतलें हैं, राजा ने कहा और उसके साथ उसने हेलीकॉप्टर को फिजा में मुअल्लक किया और उछलकर अगले हिस्से में गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी की एक बोतल मौजूद थी। धीरज सिंह अब सीट पर बैठा किसी पंडोलम की तरह झूल रहा था। राजा ने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल धीरज सिंह के मुंह से लगा दी और धीरज सिंह बड़े बड़े घूंट लेकर पानी पीने लगा। आधे से ज्यादा बोतल जब उसके हलक में उतर गई तो उसको डूबता हुआ जहन दोबारा बेदार हो गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे हर तरफ फैलता हुआ अंधेरा दोबारा रोशनी में तब्दील हो गया हो। राजा ने बोतल का पानी इसकी गर्दन पर उंडेल दिया। और शुक्रिया राजा, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी है, अब मैं सही हूँ, धीरज सिंह ने इस बार मुस्कुराते हुए होशियार लहजे में कहा। इसके साथ उसने जल्दी से दोबारा पायलट सीट संभाल ली और फिर हेलीकॉप्टर एक झटके से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हेलीकॉप्टर को दरख्तों के दरमियान खाली जगह पर उतार दिया। और नीचे उतरो, जल्दी आओ, धीरज सिंह ने इंजन बंद करके हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगाते हुए कहा और राजा उछल कर दूसरी तरफ से नीचे उतर आया। फिर वो दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। एक चट्टान के करीब पहुंचकर धीरज सिंह रुका। उसे झुककर चट्टान के खिस्से को दोनों हाथों से पकड़ा। मेरी मदद करो राजा, जल्दी करो, इसे ऊपर उठाओ, धीरज सिंह ने चीखते हुए कहा और राजा झुककर उसके साथ शामिल हो गया। चंद लम्हों बाद हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ चट्टान एक तरफ हट चुकी थी। वहां अब एक बड़ा सा सुराख नजर आने लग गया था। और नीचे, धीरज सिंह ने नीचे छलांग लगाते हुए कहा। इसके साथ उसने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और हल्की सी ट्विच की आवाज़ के साथ इस सुरंगनुमा रास्ते में रोशनी से फैल गई। बाएं हाथ पर धमाके अभी तक सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब इसमें वो पहले जैसी शिद्दत ना रही थी। धीरज सिंह हाथ में टॉर्च पकड़े इस तरफ को दौड़ने लगा जिधर वादी तन्नाम थी। राजा उसके पीछे था। अरे ओ ये पड़े हैं, यकलहत धीरज सिंह ने चीखते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वो दोनों इंसानों के एक ढेर के करीब पहुंचकर रुक गए। वो इमरान और उसके साथी ही थे जो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे और सबके सब जख्मी थे। जल्दी करो राजा, हमें इन सबको हेलीकॉप्टर में पहुंचाना है, जल्दी करो वरना फौज अंदर आ गई तो सबका हाथ में हो जाएगा, धीरज सिंह ने चीखते हुए कहा और इसके साथ उसने झुककर इमरान को उठाने की कोशिश की, लेकिन एक तो वो खुद जख्मी था, दूसरा इमरान का वजन काफ़ी था। ठहरो, मिलकर उठाते हैं, तुम अकेले ना उठा सकोगे, राजा ने कहा। फिर इन दोनों ने मिलकर इमरान को उठाया और फिर वापस इस सुराख की तरफ दौड़ पड़े। इमरान ने इस सुराख को नीचे छोड़कर वो दोनों ही एक बार फिर वापस दौड़े और इस बार वो जोहान को उठाकर ले गए। इस तरह कई चक्कर लगाने के बाद वो इन सबको इस सुराख के नीचे इकट्ठा कर लेने में कामयाब हो गए। अब इन्हें ऊपर लेकर जाना है, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम एक एक करके इनको ऊपर की तरफ बढ़ाना, मैं इन्हें बाहर खींच लूँगा, धीरज सिंह ने कहा। और इसके साथ ही वो हाई जंप लगाकर उछला और उसके दोनों हाथ सुराख के किनारे पर जम गए और चंद लम्हों बाद उसके जिस्म बाजुओं के जोर पर उड़ता हुआ सुराख से बाहर आ गया। फिर राजा इमरान को कंधे पर उठाकर सीधा खड़ा हुआ तो धीरज सिंह ने झुककर हाथ नीचे किया और इमरान का बाजू पकड़ लिया। फिर नीचे से राजा ने ऊपर उठाया और ऊपर से धीरज सिंह ने खींचा और थोड़ी सी कोशिश के बाद धीरज सिंह इमरान को बाहर खींच लेने में कामयाब हो गया। फिर एक एक करके बाकी साथियों को भी बाहर खींच लिया गया। सबसे आखिर में सफदर को उठाया गया। ओ जल्दी करो, मैं दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुन रहा हूँ, यकलहत राजा ने चीखते हुए कहा। और राजा के ये अल्फाज सुनते ही धीरज सिंह के जिस्म में जैसे बिजलियां सी भर गई। उसने एक ही झटके से सफदर को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर खींच लिया। बाहर आ जाओ जल्दी, धीरज सिंह ने सरगोशी करते हुए कहा, क्योंकि अब दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ों से भी करीब आती सुनाई देने लगी थी। ये फौजी बूटों की भारी आवाज़ें थी और चंद लम्हों बाद राजा बाहर आ गया। चट्टान वापस सुराख पर जमाओ, जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे, धीरज सिंह ने सरगोशी करते हुए कहा। फिर राजा और धीरज सिंह ने मिलकर चट्टान को वापस उसी सुराख पर जमा लिया। हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ चट्टान वापस अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी और धीरज सिंह ने बेइख्तियार इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। शुक्र है बार बार बचे हैं, धीरज सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ये फौजी यहाँ भी तो बिखरे हुए होंगे, उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उतरते देख लिया होगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। राजा ने इधर उधर देखते हुए कहा। सब इधर वादी की तरफ निकल गए हैं और हेलीकॉप्टर ब्लैक फोर्स का है। बहरहाल अब हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, आओ इन सबको उठाकर हेलीकॉप्टर में भी पहुँचाना है, धीरज सिंह ने कहा। और एक बार फिर वो दोनों इस काम में मसरूफ हो गए। लेकिन इन जख्मियों को हम लेकर कहाँ जाएंगे, इन सब की हालत बेहद खराब है। सबको हेलीकॉप्टर में पहुँचाने के बाद राजा ने हेलीकॉप्टर पर सवार होते हुए कहा, फिक्र मत करो, हमारे ग्रुप का एक खास अस्पताल है, पहले भी इमरान साहब के साथ ही वहाँ मौजूद हैं, धीरज सिंह ने मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर एक झटके से फिजा में उठ गया। वसी और इस कमरे में कुर्सियों पर काफिरिस्तान की चारों एजेंसियों के सरबराह सर झुकाए खामोश बैठे हुए थे। शागल के सारों जिस्म पर कई जगहों पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसका चेहरा जर्द था, जबकि मादाम रेखा का कर्नल दास और कर्नल मोहन के चेहरे भी सोते हुए थे।
वो सब खामोश बैठे अपने अपने ख्यालों में गर्क थे कि कमरे की साइड दीवार में मौजूद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और इन सब ने चौंक कर इस तरफ देखा। दरवाजे से सदर मुमलिकत और उनके पीछे वज़ीर आज़म अंदर दाखिल हो रहे थे। वो चारों एक झटके से उठकर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत दोनों के चेहरे भी बुझे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक तरफ रखी हुई 2 हाली कुर्सियों की तरफ बढ़ गए। कर्नल मोहन और कर्नल दास दोनों ने फौजी अंदाज में सल्यूट किया, जबकि शागल और मादाम रेखा ने इंतहाई मुतवाना अंदाज में सलाम किया। तशरीफ़ रखे, सदर मुमलिकत ने स्पॉट लहजे में कहा और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनके बाद वज़ीर आज़म बैठे, फिर वो चारों भी कुर्सियों पर बैठ गए। माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल स्टोर में मौजूद तमाम असलहा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और हमारा ये अहम मिशन, जिस पर काफिरिस्तान में अरबों रुपये खर्च किए हैं, बुरी तरह नाकाम हो गया है। सदर मुमलिकत ने कदरे भराए हुए लहजे में कहा तो इन चारों के पहले से लटके हुए चेहरे मजीद लटक गए। आप चारों काफिरिस्तान के इंतहाई टॉप एजेंसियों के सरबराह हैं। आपको फौज की मदद भी हासिल थी, इसके बावजूद आप चंद अफराद को ना रोक सके, एक छोटे से स्टोर की चंद रोज़ तक हिफाजत ना कर सके। क्यों ना आप चारों का आपकी इस नाअहली की बिना पर कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। सदर मुमलिकत के लहजे में शदीद गुस्सा होकर आया था। जनाब सदर, ये सब कुछ शागल साहब की नाअहली की वजह से हुआ है। अचानक वज़ीर आज़म ने होंठ चबाते हुए कहा, आप इस मिशन के बराह रास्त इंचार्ज थे और आपने बजाते खुद बवाजा पहाड़ियों पर जाकर इंतजामात का मुआयना भी किया था और अब आप सिर्फ शागल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जानबदारी नहीं है। सदर मुमलिकत ने काट खाने वाले लहजे में कहा, इंतजामात हर लिहाज से फुल प्रूफ थे जनाब। अगर शागल साहब होशियारी से काम लेते तो ना सिर्फ स्टोर बच जाता, बल्कि इस बार इमरान और उसके साथियों का खात्मा भी यकीनी था, मगर उनकी नाअहली की वजह से सब कुछ उलट हो गया। वज़ीर आज़म ने भी उसीले लहजे में कहा, अगर वाकई शागल साहब की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो फिर मिस्टर शागल को इसकी इबरतनाक सजा भुगतना होगी, लेकिन मुझे तफसील बताई जाए कि ये सब कुछ किस तरह हुआ है। सदर ने कहा, जनाब, मुझे जो रिपोर्ट मिली है इसके मुताबिक मिस्टर शागल को बर वक्त इसकी इत्तला मिल गई थी कि इमरान और उसके साथी वादी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये उन्हें ख़त्म करने में नाकाम रहे। हालांकि वो पहाड़ी जिसमें स्टोर था मिस्टर शागल और उसकी सीक्रेट सर्विस की तहवील में थी। वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर शागल, आप तफसील से बताएं कि सब कुछ कैसे हुआ। सदर मुमलिकत ने इस पर शागल से बराह रास्त मुखातिब होकर कहा, जनाब, मैंने अपनी तहरीरी तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दी हुई है। अगर वाकई मेरा कोई कसूर बनता है तो मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शागल ने खड़े होकर कहा, मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इसके मुताबिक तो इमरान और उसके साथ ही कर्नल मोहन वाली पहाड़ी की तरफ से वादी में दाखिल हुए हैं। इससे तो कर्नल मोहन और उसकी फोर्स की नाअहली सामने आती है। सदर मुमलिकत ने कहा, जनाब, सूरत हाल इस कदर पेचीदा है कि मेरा ख्याल है कि हम सब कसूरवार बनते हैं। इमरान और उसके साथियों को रोकना हम सब की ड्यूटी में शामिल था। हमने ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि कोई मक्खी भी किसी भी सिमत से वादी में दाखिल ना हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो लोग ना सिर्फ वादी में दाखिल हुए बल्कि उन्होंने नाकाबिल तस्हीर स्टोर को भी तबाह कर दिया। इसके साथ साथ एक बार फिर गायब भी हो गए। लेकिन मैंने अपने तौर पर जो तहकीकात कराई हैं इसके मुताबिक इमरान और उसके साथी शदीद जख्मी थे और उन्हें कर्नल फोर्स की खसूसी हेलीकॉप्टर में बवाजा पहाड़ियों से ले जाया गया है और वो यकीनन अभी तक मुश्कबार में ही कहीं मौजूद हैं। स्टोर तो बहरहाल तबाह हो चुका है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करके उनका खात्मा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि असलहा तो दोबारा भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इमरान और उसके साथियों के हाथ में से काफिरिस्तान को आइंदा के खतरे से निजात मिल जाएगी। इस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह कर्नल दास ने जवाब देते हुए कहा, ओ आप इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, आपने यकीनन गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई होगी। ये सब हुआ किस तरह है, आप तफसील बताएं। सदर मुमलिकत ने चौंक कर कर्नल दास की तरफ देखते हुए कहा, ये सर, मैंने तफसील इंक्वायरी कराई है। हमने वाकई इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम करवाए थे, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि इमरान और उसके साथियों ने वाकई हैरत अंगेज सलाहियतों से ये काम लेते हुए ये मिशन मुकम्मल किया है। कोई ये मिशन उनके लिए भी इंतहाई चांद साबित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल वो कामयाब रहे हैं। कर्नल दास ने कहा, आप इनके कसीदे पढ़ने की बजाय तफसील बताएं। वज़ीर आज़म ने उसीले लहजे में कहा, जनाब, शाहिद से जो कुछ पता चला है इसके मुताबिक उन्होंने बवाजा पहाड़ियों से कुछ फासले पर एक जंगल में बहुत सी मशीन गनें दरख्तों पर बांध दी और उन पर वायरलेस कंट्रोल ऑपरेटर बटन फिट कर दिए। इसके बाद वो लोग किसी नामालूम रास्ते से बसराम पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। वहां उन्होंने चंद फौजियों को हलाक किया। इसके बाद उनके साथियों ने बसराम पहाड़ी पर मौजूद एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, जबकि इमरान और बाकी साथी वादी में पहुंच गए। वादी में पहुंचते ही उन्होंने अजीबो गरीब अंदाज में एक्शन किया। वो इंतहाई दीदा दलेरी से वादी में उतरे और स्टोर की तरफ बढ़ने लगे। चेक पोस्ट से उन पर फायर किया गया। वो जख्मी हुए, लेकिन बहरहाल वो स्टोर तक पहुंच गए। उसी लम्हे बसराम पहाड़ी वाले चेक पोस्ट से बाकी तीनों एयर चेक पोस्टों पर मिसाइल फायर किए गए। इस तरह तीनों एयर चेक पोस्ट तबाह कर दी गई। इधर जंगल में नस मशीन गनें भी चल पड़ी। इस तरह सबकी तवज्जो इस तरफ होगी। इसके बावजूद पहाड़ियों पर मौजूद फौजी वादी में पहुंच गई। शागल का ग्रुप वहां पहुंचा, लेकिन उन पर फायर हो गया। इमरान और उसके साथ इस दौरान हैरत अंगेज तौर पर स्टोर तबाह करके गार में घुस गए। जब इस गार पर हमला शुरू हुआ तो वहां मौजूद असलहे का कोई खुफिया जहीरा होलनाक धमाकों से फट गया और मिस्टर शागल उससे जख्मी हो गए। कर्नल मोहन, मादाम रेखा और अपने अपने हेलीकॉप्टरों में वादी में पहुंच गए। जब धमाके खत्म हुए तो हम फौजियों समेत इस रास्ते में दाखिल हुए, लेकिन वहाँ इमरान और उसके साथी मौजूद नहीं थे। सोफिया रास्ते का अख्ताम जहाँ हुआ वहाँ मादाम रेखा की फोर्स का कब्जा था और इमरान और उसके साथी रास्ते में ही गायब हो गए थे। हमने वहाँ रोशनी का बंदोबस्त किया। फिर वहाँ मौजूद खून की लकीरों से पता चला कि दरमियान में खुफिया रास्ता मौजूद था, जिससे वो लोग बाहर पहाड़ी पर पहुंचे। बाद में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि वहाँ कर्नल मोहन की फोर्स का एक हेलीकॉप्टर देखा गया था। इस हेलीकॉप्टर के निशानात वहाँ से मिले हैं और खून के धब्बे भी। इस तरह ये साबित हुआ कि इमरान और उसके जख्मी साथी इस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकाले गए हैं। फिर ये हेलीकॉप्टर बवाजा पहाड़ियों से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में खड़ा मिल गया।
उसकी अंदरूनी हालत बता रही थी कि इसमें शदीद ज़ख्मी अफराद को लादा गया था। हमने इर्द गिर्द की सारी बस्तियों को चेक किया, लेकिन इमरान और उसके साथियों का सुराग अब तक नहीं मिल सका। कर्नल दास ने कहा, लेकिन कर्नल दास मोहन की फ़ोर्स का हेलीकॉप्टर वहाँ कैसे पहुँच गया? कि इस फ़ोर्स ने गद्दारी की है? सदर ममलिकत ने कहा, नहीं जनाब, उनकी फ़ोर्स के जो अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी लाशें बसराम पहाड़ी पर बिखरी हुई मिली है। मैंने अपने तौर पर जो तजिया किया है इसके मुताबिक इमरान के जिन साथियों ने बसराम पहाड़ी के चेक पोस्ट पर कब्जा किया तो उन्होंने हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया, फिर इमरान और उसके जख्मी साथियों को निकाल कर ले गए हैं। कर्नल दास ने जवाब दिया, आपकी रिपोर्ट काबिल कबूल है, लेकिन ये लोग गए कहाँ? अगर ये जख्मी थे तो फिर यकीनन ये दूर नहीं जा सकते। सदर ममलिकत ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, जनाब, मेरी पूरी फोर्स पूरे मुश्कबार में उन्हें तलाश कर रही है। मुझे यकीन है कि हम उनका सुराग लगा लेंगे। कर्नल दास ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती। मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बाजू हुई और सदर ममलिकत समेत सब लोग बेख्तियार चौंक पड़े। सदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और साथ ही उन्होंने लाउडर का बटन भी ऑन कर दिया ताकि प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आज़म भी इस कॉल से आगाह हो सकें। यह सदर ममलिकत ने बावकार लहजे में कहा, सर अली इमरान साहब आपसे फौरी बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर फौरी बात ना कराई गई तो काफिरिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ से सदर की पीए की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी और अली इमरान का नाम सुनकर ना सिर्फ सदर ममलिकत बल्कि मीटिंग में मौजूद सब अफराद बुरी तरह उछल पड़े। बात कराएं, सदर ने होन बेचते हुए कहा। हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ। क्या मुझे काफिरिस्तान के सदर साहब से मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है? आप यकीनन मुझे पहचानते होंगे। फ़ोन से इमरान की महसूस चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। क्यों फ़ोन किया है तुमने? सदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और शुक्रिया, बस मैंने यही मालूम करना था कि आपको गुस्सा आया हुआ है या नहीं। इमरान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? सदर ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब सदर, आपका गुस्सा बता रहा है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। मैं यही मालूम करना चाहता था क्योंकि मेरे पास मिशन का रिजल्ट मालूम करने का और कोई ज़रिया नहीं था। वैसे एक बात है कि इस पर आपकी फोर्सेस ने वाकई मेरे लिए इस मिशन को इंतहाई कठिन बना दिया था और हमें अपनी जानों पर खेलकर ब्लाइंड अटैक करते हुए ये मिशन मुकम्मल करना पड़ा है। इमरान का लहजा संजीदा हो गया था। तुम अपने मिशन में नाकाम रहे हो और ये भी सुन लो कि तुम्हें ट्रेस कर लिया गया है। अब तुम जिंदा वापस ना जा सकोगे। सदर ने होंठ बेचते हुए कहा। आप एक मुल्क के सदर होकर झूठ बोल रहे हैं जनाब जी, आपकी शायान शान नहीं है। हालांकि मैं आपकी फोर्सेस की कारकर्दगी की तारीफ कर रहा हूँ। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। यू शट अप। तुमने अगर एक स्टोर तबाह कर दिया है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस जैसे कई स्टोर दोबारा कायम किए जा सकते हैं। सदर ने झुंझुलाते हुए लहजे में कहा। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, आप वाकई ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं है कि आपको ये स्टोर हमने सिर्फ तबाही नहीं किया बल्कि हमने खसूसी आलात से स्टोर में मौजूद डबल सी हथियारों के बारे में सबूत भी हासिल कर लिए हैं। अब ये सबूत पूरी दुनिया की प्रेस के सामने रखे जाएंगे ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि आपने लाखों मुसलमान मुश्किलों को हलाक करने के लिए कैसी भयानक साजिश तैयार की थी। और मुझे यकीन है कि जब ये सबूत आलमी प्रेस के सामने आएंगे तो आपको किन हालात का सामना करना पड़ेगा। इमरान का लहजा इस बार भी इंतहाई सपाट था और सदर ममलिकत के साथ साथ वज़ीर आज़म का चेहरा भी इमरान की बात सुनकर जर्द बढ़ गया। ये झूठ है, हम इसकी तरदीद कर देंगे। सदर ने चीखते हुए कहा। ये सबूत ही ऐसे हैं कि आप तरदीद कर ही नहीं सकते। आपके पास तरदीद करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। फिर इस पार्टी से आपने असलहा खरीदा है, इस पार्टी के लिए करता धरता भी सब कुछ आलमी प्रेस के सामने बयान करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमने इसका भी इंतजाम कर लिया है। इमरान ने कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। सदर ने बेख्तियार होकर कहा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। मिस्टर अली इमरान, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे मुल्क को इसके इंतहाई होलनाक नताइज भुगतने पड़ेंगे। इस बात को जहन में रखना। सदर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आप धमकियां दे रहे हैं एक मुल्क के सदर होकर कि आपका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, कि आप पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, कि आपको मालूम नहीं है कि अगर आप काफिरिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नज़र भी डाली तो काफिरिस्तान का क्या अंजाम होगा। इमरान के लहजे में बेपनाह गुस्सा था। मिस्टर अली इमरान, मैं काफिरिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने जल्दी से सदर से रिसीवर लेते हुए कहा। आप भी बोलिए कि आप भी सदर साहब की तरह पाकिस्तान को धमकियां देंगे। अली इमरान के लहजे में वैसा ही गुस्सा था। मिस्टर अली इमरान, के ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मिशन के सिलसिले में आलमी प्रेस को कुछ न बताएं। मैं बहैसियत वज़ीर आज़म आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। जो हो गया सो हो गया। वज़ीर आज़म ने नरम लहजे में कहा। ठीक है, अगर आप बहैसियत वज़ीर आज़म वादा कर रहे हैं तो मैं मज़ीद कोई इक़दाम नहीं करूँगा, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि अगर आपने मछुआरों के खिलाफ ऐसी इंसानियत सोच साजिश की तो आइंदा ना सिर्फ इस साजिश का खात्मा किया जाएगा बल्कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस की भी साथ ही ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मैं आपके इस वादे का जायज़ा इस तरह लूँगा कि अब आप हमें ट्रेस करने की कोशिश करते हैं या नहीं। इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और वज़ीर आज़म ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। जनाब सदर, मेरा ख्याल है कि हमें स्टोर की तबाही पर इक्तफा कर लेना चाहिए। इस शख्स से कुछ बात नहीं है कि इसने वाकई ऐसे सबूत हासिल कर लिए हों और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे इस इक़दाम की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी गई तो काफिरिस्तान पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहेगा। इसके साथ साथ तकरीमें और दूसरी सुपर पावर्स भी आलमी राय की वजह से हमारे खिलाफ इक़दाम करने पर मजबूर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा। ठीक है, आपने वाकई मुद्दे पर आना फैसला किया है। सदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उनके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई बेबसी के तासुरात नुमाए थे। सर इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करने के बारे में अब मजीद क्या हुक्म है? कर्नल दास ने कहा। और फ़ौरन अपने आदमियों को वापस बुला लो। फ़ौरन इमरान और उसके साथियों को उनके हाल पर छोड़ दो। हमारे लिए एक ही नाकामी काफ़ी है, हम दूसरी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, वाकई आपने दुरुस्त फैसला किया है। अभी तो सिर्फ हमारी प्लानिंग नाकाम हुई है, लेकिन अगर डबल सी हथियारों के मशबारियों पर इस्तेमाल के सबूत दुनिया के सामने आ गए तो हमारे लिए मुँह छुपाने की भी जगह नहीं रहेगी। ओके, मीटिंग बरहुआस।
सदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके उठते ही वज़ीर-ए-आज़म समेत सब अफराद खड़े हो गए। उन सबके चेहरे बुरी तरह लटके हुए थे। इमरान ने वाकई उन्हें मुकम्मल शिकस्त दो चार कर दिया था। इमरान की आंखें खुली तो पहले चंद लम्हे तो वो लाशऊरी कैफियत में पड़ा रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे उसका शऊर बेदार होता गया उसके जहन पर वो सारे मनाजर एक के बाद दीगरे फिल्म की तरह आते चले गए। जब वो चौहान को कांधे पर उठाए इस तंग और तारीख सुरंग में चल रहा था और कैप्टन शकील सफदर समेत नीचे गिरा और इसके बाद तनवीर और आहिर में इमरान चौहान समेत उन पर ढेर हो गया। वो चूंकि खुद भी इस मिशन के दौरान जख्मी हो गया था, इसलिए अचानक ही उसके जहन पर भी तारीकी ने झपटा मार दिया था। जिस वक्त वो बेहोश था तो उसके जहन में आखिरी एहसास यही सब हुआ था कि इस बार वो अपनी ज़िंदगी हार गया है, क्योंकि वहाँ से निकलने की कोई सूरत भी सामने नहीं थी। लेकिन अभी इस अस्पताल नुमा कमरे को देखकर उसके जहन में शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटे हुए देखा था और उस पर सुरफरांग का कंबल था। इसके साथ ही ग्लूकोज और खून की बोतलों के स्टैंड मौजूद थे, लेकिन वो कमरे में अकेला था। उसने उठने की कोशिश की तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ जाने में कामयाब हो गया। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और इमरान ने गर्दन घुमाई और दरवाजे से डॉक्टर दलीप सिंह को अंदर आते देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें होश आ गया इमरान, शुक्र है, मगर तुम उठकर क्यों बैठ गए हो? लेटे रहो, तुम यकीनी मौत के मुंह से निकले हो। डॉक्टर दलीप सिंह ने आगे बढ़कर उसके कांधे पर हाथ रखते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, मैं आपके पास कैसे पहुंच गया और वो मेरे साथी वो कहाँ हैं? इमरान ने परेशान से लहजे में कहा, सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो, लेट जाओ, तुम्हें यहाँ धीरज सिंह लेकर आया है। उसके साथ एक और आदमी राजा भी था। डॉक्टर दलीप सिंह ने जवाब दिया और वो साथ साथ इमरान के नब्ज भी चेक कर रहा था। धीरज सिंह और राजा वो दोनों वहाँ सुरंग में कैसे पहुंच गए? वो मेरे साथी कहाँ है? मुझे आपने यहाँ अकेले क्यों रखा है? इमरान के लहजे में बेहद परेशानी थी। तुम्हारे 3 साथियों की हालत अभी तक खराब है, हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम दुआ करो। वैसे धीरज सिंह भी जख्मी था, लेकिन वो अब ठीक हो चुका है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, वो तुम्हें सारी तफसील बता देगा। डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक कर बिस्तर से नीचे उतरने लगा। मेरे साथियों की हालत खराब है। ओ कहाँ है? वो कहाँ है? क्या हुआ है उन्हें? इमरान के लहजे में बेपनाह परेशानी के तासुरात उभर आए थे। अरे अरे, नीचे मत उतरो, तुम जख्मी हो। अरे, इस कदर घबराने की जरूरत नहीं है, कुदरत जरूर मेहरबानी करेगी। तुम बेगुनाह और मासूम लोगों को जालिमों से बचाने के लिए अपनी जानों की परवाह किए बगैर जदोजहद कर रहे हो, और ऐसे लोगों पर कुदरत की खास नजर करम होती है। डॉक्टर दलीप सिंह ने इमरान को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं अब एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे मेरे साथियों के पास ले चलो। वो मेरे साथी हैं, मेरी रूह के हिस्से हैं, मेरा सब कुछ वही है, मुझे उनके पास ले चलो। डॉक्टर प्लीज़, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलता हूँ। डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा और इमरान को सहारा देकर दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए जहाँ इसके साथी मौजूद थे। सफदर, कैप्टन शकील चौहान और सफदर तीनों की आंखें बंद थीं। इनके चेहरे दर्द पड़े हुए थे और उन तीनों के बिस्तरों के साथ दो दो डॉक्टर और दो दो नर्सें मौजूद थी, जो मुसलसल इन तीनों को चेक करने में मसरूफ थे। इमरान को डॉक्टर दलीप सिंह के साथ आते देखकर तनवीर उठकर बैठ गया था। इमरान, कैप्टन शकील, सफदर और चौहान तीनों की हालत खराब है। तनवीर का लहजा गलोगीर था। अल्लाह ताला यकीनन अपना फजल करेगा, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर उसने खुद भी इन तीनों को चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात उभर आए। इन तीनों की हालत बेहद खराब थी, खासतौर पर सफदर और चौहान की। ओ डॉक्टर, ये तो मर रहे हैं। ओ मेरे साथ इमरान के लहजे में बेपनाह दर्द था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान बेटे, लेकिन कुदरत से कौन लड़ सकता है? डॉक्टर दलीप सिंह ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए कहा, यहाँ बाथरूम होगा, मैं वज़ू करना चाहता हूँ। इमरान ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा, वज़ू वो क्यों? डॉक्टर दलीप सिंह ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, मैं कादर मुतलक से अपने साथियों की ज़िंदगी की भीख मांगना चाहता हूँ। वो कादर मुतलक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, बेहद रहीम है। इमरान ने होंठ जबाते हुए कहा, मैं पानी मंगवा देता हूँ। लेकिन इमरान बेटे, तुम्हारी अपनी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, तुम्हें तवील बेहोशी के बाद होश आया है, कहीं ऐसा ना हो कि। डॉक्टर दलीप सिंह ने परेशान होते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ वक्त ज़ाया मत करें। इमरान ने कहा तो डॉक्टर ने अपने एक जूनियर डॉक्टर को पानी लाने का कह दिया और थोड़ी देर बाद इमरान ने वज़ू किया। फिर कमरे के कोने में चादर बिछाकर वो अल्लाह ताला के हजूर दस्त बदस्ता खड़ा हो गया। उस लम्हे तनवीर भी अपने बेड से नीचे उतरा, उसने भी वज़ू किया और फिर वो भी इमरान के साथ ही खड़ा हुआ। 2 नफल पढ़ने के बाद इमरान ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर उसके मुंह से बेख्तियार सफदर, चौहान और कैप्टन शकील की सेहत के लिए इंतहाई दर्दमंदाना दुआएं निकलने लगी। उसकी आंखों से आंसू आबशार की तरह बह रहे थे। कमरे में एक अजीब से सुकून तारी हो गया था। इमरान इस तरह डूब कर दुआएं मांग रहा था कि जैसे उसे खुद भी मालूम ना हो कि उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। उसका लहजा इंतहाई आजिज़ाना था, जबकि तनवीर की आंखों से भी आंसू टिप टिप गिर रहे थे। डॉक्टर, ये तीनों ही ठीक हो रहे हैं। ओ डॉक्टर, अचानक एक डॉक्टर की हैरत भरी आवाज़ गूंजी और डॉक्टर दलीप सिंह बिजली किसी तेज़ी से इन तीनों के बेड्स की तरफ बढ़ गया। इमरान उसी तरह रो रो कर अपने साथियों की ज़िंदगी और सेहत की दुआएं मांग रहा था। इमरान बेटे, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मौज़ा हो गया है, नामुमकिन मुमकिन हो गया है। ये तीनों नाकाबिले यकीन अंदाज में वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आए हैं। ओ ये तो मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले यकीन वाक़या है। अचानक डॉक्टर दलीप सिंह ने आगे बढ़कर इमरान को कांधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा और दूसरे लम्हे इमरान बेख्तियार सजदे में गिर गया। ओ वाकई दिल से निकलने वाली दुआएं असर रखती हैं। ओ हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़, डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा और एक बार फिर इन तीनों के चेकअप में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद इमरान ने सजदे से सर उठाया, उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात नुमायां थे। तनवीर का चेहरा भी मुसरत से खिल उठा था। खुदाया तेरा शुक्र है, तो वाकई रहीम है, तो ही गुनहगारों की दुआएं सुनने वाला है और इन्हें कबूल करने वाला है, इमरान ने कहा। फिर वो उठकर वो सफदर, कैप्टन शकील और चौहान की तरफ बढ़ गया। फिर इन तीनों के जर्द चेहरों पर तेज़ी से फैलती हुई सुर्खी देकर उसका दिल इत्मीनान और मुसरत से भर गया। उनकी हालत बता रही थी कि वो अब खतरे की हदूद से बाहर आ गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान डॉक्टर दलीप सिंह के कमरे में बैठा। धीरज सिंह से हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने और इस सुरंग में पहुंचकर इमरान और उसके साथियों को निकालने से लेकर यहाँ अस्पताल तक पहुंचाने की तफसील सुन रहा था।
गुरदीर सिंह गुड़, वाकई तुमने बेपनाह जहानत से काम लिया है। अगर तुम ये सब कुछ ना करते तो हम वही सुरंग में ही पड़े रह जाते और यकीनन फौजियों के हाथ लग जाते। तुमने जिस तरह हर कदम पर हमारा साथ दिया है, मैं इसके लिए तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। इमरान ने धीरज सिंह के कंधे पर तबकी देते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं जनाब, असल काम तो आपने और आपके साथियों ने किया है। मैं तो आप यही सोचकर काम उठता हूँ कि आपने किस तरह ब्लाइंड अटैक करते हुए इस मिशन को मुकम्मल किया है। ये आपका ही काम था, कोई दूसरा तो इस तरह सोच भी नहीं सकता, धीरज सिंह ने कहा। और इमरान मुस्कुरा दिया। उस लम्हे डॉक्टर दलीप सिंह दफ्तर में दाखिल हुआ। अब तुम्हारे तीनों साथी बिल्कुल ठीक हैं, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है, डॉक्टर दलीप सिंह ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। मेरे पहले साथी कहाँ हैं जिन्हें मैं जख्मी हालत में छोड़कर गया था? इमरान ने कहा, वो पूरी तरह से एहतियाब हो चुकी हैं और तुम्हारी हिदायत के मुताबिक मैंने उन्हें वापस भिजवा दिया था। वो पकीशिया पहुंच गए होंगे, वो तो वापस तुम्हारे पीछे जाने के लिए बेताब थे। जब मैंने उन्हें कहा कि ये तुम्हारा हुक्म है कि वो वापस चले जाएं तो वो मजबूरन वापस चले गए, डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दफ्तर का दरवाज़ा खुला और राजा तेजी से अंदर दाखिल हुआ। इमरान साहब, वो आपको होश आ गया है? शुक्र है, राजा ने इमरान के सोफे पर बैठे देखकर ठटक कर रुकते हुए कहा। हाँ, अल्लाह का करम हो गया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई खास बात है। क्या हुआ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से यही कहने आया था कि अस्पताल शदीद खतरे में है। यहाँ हर तरफ चेकिंग की जा रही है, बेशुमार अफराद हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं और उनका अंदाज बता रहा है कि वो जल्द ही अस्पताल का सुराग लगा लेंगे। राजा ने कहा। तो डॉक्टर दलीप सिंह के साथ इमरान के चेहरे पर भी तशवीश के तासुरात उभर आए। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इमरान, तुम्हारे साथियों की हालत अभी ऐसी नहीं है कि इन्हें फौरी तौर पर शिफ्ट किया जा सके। अगर ऐसा किया गया तो वो इस बार यकीनी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे। अगर अस्पताल ट्रेस हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या किया जाए? डॉक्टर दलीप सिंह के लहजे में बेपनाह तशवीश नुमाया थी। यहाँ कोई ऐसा फ़ोन है जिसे ट्रेस ना किया जा सकता हो? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। ट्रेस ना किया जा सकता हो? क्या मतलब? डॉक्टर दलीप सिंह ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है कॉल की वजह से इस जगह को ट्रेस ना किया जा सके, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ है, मैं लेकर आता हूँ। एक खसूसी फ़ोन है जिसे हम इंतहाई इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर दलीप सिंह ने कहा और तेज़ी से उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। आप क्या करना चाहते हैं? धीरज सिंह ने कहा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात नुमाए थे। फ़ोन आ जाए फिर बताता हूँ, इमरान ने कहा। और चंद लम्हों पर डॉक्टर दलीप सिंह वापस आए तो उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन था। इमरान ने उसे फ़ोन पीस लिया और उसका बटन ऑन करके उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। प्रेसिडेंट हाउस रब्ता कायम होते ही फ़ोन पीस से एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि फ़ोन पीस में लाउडर मौजूद था और इमरान ने उसका बटन भी ऑन कर दिया था। इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ कमरे में मौजूद सब अफराद को वाज़ेह तौर पर सुनाई दी और प्रेसिडेंट हाउस के अल्फाज सुनकर वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े थे। प्रेसिडेंट साहब से बात कराएं, मैं इमरान बोल रहा हूँ। इट इज़ टॉप इमरजेंसी, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। सॉरी जनाब, प्रेसिडेंट साहब स्पेशल मीटिंग में मसरूफ़ हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे आला हुकाम के साथ, इसीलिए इस वक्त बात नहीं हो सकती, दूसरी तरफ से कहा गया। और इमरान चौंक पड़ा। वो समझ गया था कि ये मीटिंग इसी मिशन के सिलसिले में ही हो रही होगी। क्या मीटिंग में सीक्रेट सर्विस के शागल साहब और दूसरी तीनों एजेंसियों के अफराद भी मौजूद हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट मीटिंग है। इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में बेपनाह हैरत थी। ओ फिर तो फ़ौरन बात कराओ, वरना काफिरिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचेगा कि पूरा काफिरिस्तान तबाह हो जाएगा। फ़ौरन बात कराओ, जल्दी फ़ौरन, इमरान ने चीख कर कहा। ओ मगर इमरान का लहजा ऐसा था कि दूसरी तरफ से बोलने वाला बौखला गया था। अगर मगर छोड़ो, जल्दी बात कराओ, नॉनसेंस, इट इज़ टॉप इमरजेंसी। क्या तुम पूरे काफिरिस्तान को तबाह कराना चाहते हो? इमरान ने चीखते हुए कहा। ठीक है, होल्ड करिए, मैं बात कराता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। हेलो, क्या आप फ़ोन पर हैं? बोलने वाला वही आदमी था जिससे पहले बात हो रही थी। यस, इमरान ने कहा। सदर साहब से बात करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो इमरान बोल रहा हूँ। क्या मुझे काफिरिस्तान के सदर साहब से मुखातिब होने का शर्फ हासिल हो रहा है? आप यकीनन मुझे पहचानते होंगे, इमरान ने इस पर अपने मखसूस शगुफ्ता लहजे में कहा। क्यों फ़ोन किया है तुमने? इस पर काफिरिस्तान के सदर की इंतहाई उसीली आवाज़ सुनाई दी। ओह शुक्र है, मैंने यही मालूम करना था कि आपको गुस्सा आया है या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? दूसरी तरफ से सदर ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब सदर, आपका गुस्सा बता रहा है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे हैं और मैं यही मालूम करना चाहता था क्योंकि मेरे पास मिशन का रिजल्ट मालूम करने का और कोई ज़रिया नहीं था। वैसे एक बात है कि इस पर आपकी फोर्सेज ने वाकई मेरे लिए इस मिशन को इंतहाई कठिन बना दिया था और हमें अपनी जानों की परवाह किए बगैर ब्लाइंड अटैक करते हुए ये मिशन मुकम्मल करना पड़ा है। इमरान ने इस पर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम अपने मिशन में नाकाम रहे हो और ये भी सुन लो कि तुम्हें ट्रेस भी कर लिया गया है, अब तुम जिंदा वापस ना जा सकोगे, सदर ने बिंचे लहजे में कहा। आप एक मुल्क के सदर होकर झूठ बोल रहे हैं जनाब, ये आपकी शायान शान नहीं है। हालांकि मैं तो आपकी फोर्सेज की कारकर्दगी की तारीफ कर रहा हूँ, इमरान ने तंदिया लहजे में कहा। यू शट अप, तुमने अगर एक स्टोर तबाह कर दिया है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस जैसे कई स्टोर दोबारा कायम किए जा सकते हैं। सदर के लहजे में जलाहट थी। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, आप वाकई ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि आपका ये स्टोर हमने ना सिर्फ तबाह ही नहीं किया बल्कि हमने मखसूस हालात से स्टोर में मौजूद डबल सी हथियारों के बारे में सबूत भी हासिल कर लिए हैं। अब ये सबूत पूरी दुनिया के प्रेस के सामने रखे जाएंगे, इमरान ने एक नए पहलू पर बात करते हुए कहा। इमरान की इस बात पर सदर साहब बेख्तियार चीख पड़े, लेकिन इमरान ने डबल सी हथियारों के सबूत के बारे में अपनी धमकी पर इसरार जारी रखा। फिर सदर ने इंतहाई जलाहट के आलम में बकीशिया के बारे में धमकियां देनी शुरू कर दी तो इमरान के चेहरा गुस्से की शिद्दत से आग की तरह ताप उठा। अब धमकियां दे रहे हैं एक मुल्क के सदर होकर, क्या आपको जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा? क्या पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर अब काफिरिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नज़र भी डाली तो काफिरिस्तान का क्या अंजाम होगा? इमरान ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मिस्टर अली इमरान, मैं काफिरिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। अचानक दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म की आवाज़ सुनाई दी। आप भी बोलिए कि आप भी सदर की तरह पाकिस्तान को धमकियाँ देंगे? इमरान के लहजे में वैसे ही गुस्सा था।
मिस्टर अली इमरान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस मिशन के सिलसिले में आलमी प्रेस को कुछ ना बताएं? मैं बहैसियत वज़ीर आज़म आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से कोई इक़दाम ना किया जाएगा। जो हो गया सो हो गया। वज़ीर आज़म का लहजा नरम था। ठीक है, अगर आप बहैसियत वज़ीर आज़म वादा कर रहे हैं तो मैं मज़ीद कोई इक़दाम ना करूँगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अब अगर आपने मुश्तबारियों के खिलाफ ऐसी इंसानियत सोच साजिश की तो आइंदा ना सिर्फ इस साजिश का खात्मा कर दिया जाएगा बल्कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस की भी साथ ही ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मैं आपके इस वादे का जायज़ा इस तरह लूँगा कि क्या आप हमें ट्रेस करने की कोशिश करते हैं या नहीं। इमरान ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। क्या वो वाकई अपना वादा पूरा करेंगे? इमरान के साथ बैठे हुए तनवीर ने कहा, मैंने उन्हें ये धमकी इसीलिए दी है वरना तुम भी जानते हो कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अब मज़ीद इस सिलसिले में कोई इक़दाम ना करेंगे। इनके लिए आलमी प्रेस के सामने डबल सी हथियारों के ज़रिए मुश्तबारियों के खिलाफ इस साजिश का इंकशाफ इतनी बड़ी धमकी है कि वो इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके सिवा और कोई सूरत भी न थी, वरना यकीनन वो दोबारा से हथियार हासिल करके अपनी साजिश मुकम्मल करने की लाज़िमन कोशिश करते। इसके साथ साथ सफदर चौहान और कैप्टन शकील की हालत भी ऐसी नहीं है कि हम उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते। इस तरह इस धमकी से दो फ़ायदे होंगे। आइंदा के लिए भी मुश्तबारियों के खिलाफ ऐसी भयानक साजिश का सद्देबाप हो गया और हमारे लिए भी खतरा टल गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपका दूसरा ब्लाइंड अटैक है इमरान साहब, जहानत भरा ब्लाइंड अटैक। धीरे सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ब्लाइंड अटैक नहीं, ये सोचा समझा अटैक था। जिस अटैक में जहानत शामिल हो उसे ब्लाइंड अटैक नहीं कहा जा सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सब बेइख्तियार हंस पड़े।